Hello guys. So we are doing the science and technology current affairs for 2024 to 25. ये जून 2024 से लेके आपका मार्च फर्स्ट वीक 2025 तक के सारे अपडेट्स हैं। कहाँ से? इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज से। ठीक है। सो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो फ्रूट बैट का एक क्वेश्चन आया था। दैट वाज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन। और उसके साथ साथ ये जो एथिक्स कमिटी का क्वेश्चन था 2024 में, दैट वाज आल्सो फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन। सो हम ये कह सकते हैं कि दो क्वेश्चन जो है, ओके, सो टू क्वेश्चंस जनरली जो है, दो से तीन क्वेश्चन जो है आपका ये आ सकता है, ओके, फ्रॉम योर इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन। तो अभी जो है हम साइंस एंड टेक का कर रहे हैं, इसके बाद एनवायरमेंट का भी करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे करके बाई 20th of April हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स। सो डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स में जो है, इंडिया नेवी ने रिसेंटली आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस बगशीर को जो है 15 जनवरी को तीन वेसल्स को एक साथ कमीशन किया। ओके। सो नीलगिरी क्या है? इट इज द लीड शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। ओके। सो जनरली क्या होता है अगर आप देखोगे, सो शिप्स जो है उसको हम लोग अगर नेवल शिप्स की बात करते हैं तो कैसे हम लोग डिस्टिंक्ट करते हैं? सो अगर उसमें हम कॉम्बैट शिप्स की बात करेंगे तो एक डिस्ट्रॉयर होता है, एक आपका फ्रिगेट होता है और एक आपका कॉर्वेट होता है। ठीक है। ऑलराइट। सो ये क्या होता है? ये कॉम्बैट शिप्स होते हैं आपके, जो कि यूज में आते हैं। उसके साथ साथ एक और अगर मैं इसका कैटेगराइजेशन करूं, सो दिल इट विल बी गन बोट्स। जो छोटे बोट्स होते हैं जनरली उनको हम लोग गन बोट्स कहते हैं। उसमें एक जो है हैवी मशीन गन रहता है और एक कैनन हो सकता है, लेकिन वो छोटे साइज के होते हैं। पेट्रोल वेसल्स आप उसको कह सकते हो या गन बोट्स कह सकते हो। ठीक है। सो डिस्ट्रॉयर जो है वो सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद आपका फ्रिगेट आता है, फिर आपका कॉर्वेट्स आ जाता है और फाइनली आपका स्मॉल पेट्रोल बोट्स या पेट्रोल क्राफ्ट्स आ जाता है। इसके बाद जो है ये आपका क्या हो गया? ये सरफेस शिप हो गया। मतलब ये सरफेस पे जो है आपका काम करता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो है हमारे पास सबमरीन्स होते हैं, जो कि बिलो द सरफेस काम करते हैं। ओके। ये क्या करते हैं? सबमरीन्स बिलो द सरफेस काम करते हैं। तो सबमरीन्स में जो है वी हैव मल्टीपल क्लासेस ऑफ सबमरीन। एक होता है आपका SSBN। ओके। एक होता है आपका SSN। ओके। और इसमें भी सबमरीन में दो टाइप होता है। क्या क्या? एक होता है न्यूक्लियर होता है और एक होता है डीजल इलेक्ट्रिक। सो दोनों में फर्क क्या है? एक न्यूक्लियर फ्यूल यूज करता है और एक डीजल इलेक्ट्रिक फ्यूल यूज करता है। ये जो मैं SSBN बता रहा हूं और ये जो मैं SSN बता रहा हूं, ये किसके अंडर आता है? ये आपके न्यूक्लियर के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? ये आपका न्यूक्लियर के अंडर आता है। ओके। सो यहां पर जो है, अगर न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करता है, सब उसको हम क्या बोलते हैं? SSBN कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? SSBN। अगर वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करता है, सो वी से दैट इट इज एन SSBN। और SSN जो है, दिस इज बेसिकली योर नॉर्मल शिप जो न्यूक्लियर पावर्ड होता है, टॉर्पीडोज वगैरह वो जो है आपका यूज करता है। ठीक है। सो हमने दो टाइप के शिप्स के बारे में बात की। वन इज द सरफेस शिप, द अदर इज ए सबमरीन्स। ओके। जो बिलो द सरफेस करता है। सरफेस में क्या होता है? तीन होता है। एक होता है डिस्ट्रॉयर, एक होता है फ्रिगेट, एक होता है कॉर्वेट। ओके। द बिगेस्ट ऑफ द लॉट इज डिस्ट्रॉयर। उसके बाद कॉम्बैट में अगर हम बात करेंगे तो कॉम्बैट में सबमरीन्स में दो टाइप हो जाता है आपका। एक हो जाता है न्यूक्लियर और एक हो जाता है डीजल इलेक्ट्रिक, जो कि डीजल से चलता है आपका, जो डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड होता है। और इसमें फर्क क्या होता है न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक में? न्यूक्लियर की रेंज अनलिमिटेड होती है। सिर्फ खाना खाने पीने के लिए और सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। बाकी जो है अनलिमिटेड पावर जो है थियोरेटिकली इसके पास रहती है। डीजल इलेक्ट्रिक जो है इसका उल्टा होता है। डीजल इलेक्ट्रिक जो है उसके पास लिमिटेड रेंज होती है। ओके। ऑल राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। अब इंडिया जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, सो यहां पर जो है, अगर मैं सबमरीन्स की बात करूं,
सो इंडिया के पास कौन कौन सी सबमरीन्स है? सो हमारे पास जो है बोथ डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर सबमरीन्स है, लेकिन हमारे पास एस एस बी एन है, हमारे पास एस एस एन नहीं है। हमारे जो अटैक सबमरीन है, आप सबमरीन में भी दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है जो बलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है, क्या करता है, बलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है, और एक होता है जो टॉर्पीडो जो है उसको लॉन्च करता है, दूसरे शिप को गिराता है। ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि इंडिया के पास जो है दोनों तरीके के शिप है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है और हमारे पास टॉर्पीडो वाले शिप्स भी है। लेकिन टॉर्पीडो वाले में जो सिर्फ अटैक के लिए यूज होता है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं टॉर्पीडो में, डीजल इलेक्ट्रिक यूज करते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल वाले में हम क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर यूज करते हैं। ओके। अब इसमें टॉर्पीडो वाले में जो डीजल इलेक्ट्रिक है, इसमें हमारे पास कौन कौन सा है, इसमें हमारे पास एक है आपका कलवारी क्लास। तो ये किसका है, दिस इज बेस्ड ऑन विच कंट्रीज, कलावरी क्लास या कलवारी क्लास जो है, इट इज बेस्ड ऑन विच सबमरीन, इट इज बेस्ड अपॉन द फ्रेंच, ओके, फ्रेंच टेक्नोलॉजी जो है उसके बेसिस पे। तो फ्रांस जो है, फ्रांस का स्कॉर्पियन सबमरीन जो होता है, दिस इज द एक्चुअली द स्कॉर्पियन सबमरीन, जिसका नाम चेंज करके कलवारी रख दिया गया। एंड दिस इज द लेटेस्ट ऑफ द क्लास, दिस इज व्हाट, दिस इज द लेटेस्ट ऑफ द क्लास। और इसके साथ और कौन कौन से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है हमारे पास, हमारे पास है सिंधु घोष और शिशुमार। ओके। तो सिंधु घोष इज अ रशियन, ओके, सिंधु घोष जो है, हम हमारे पास वो रशियन है, शिशुमार जो है वो जर्मन है। ओके। सिंधु घोष दीज आर द किलो क्लास सबमरीन, और शिशुमार जो है दीज आर द जर्मन डॉल्फिन सबमरीन। ओके, टाइप 209 करके सबमरीन होता है, ये शिशुमार होता है। ठीक है। सो डीजल इलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो डीजल इलेक्ट्रिक आपके सबमरीन्स होते हैं ना, वो बेसिकली दे हैव वेरी लिमिटेड रेंज, बिकॉज वो डीजल से पावर होते हैं। ओके, उनका यस। और ये जो है आपका, ये जो है, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो उसमें वी हैव दी अरिहंत क्लास, अरिहंत क्लास सबमरीन। ठीक है। इज इट क्लियर? ऑल राइट। और ये इंडिजिनस है, मतलब ये जो सबमरीन है ना, ये जो सबमरीन है, ये बेसिकली इंडिया ने खुद से बनाया है। इसके पहले क्या हमारे पास कोई दूसरा सबमरीन था, वी हैड द चक्रा क्लास सबमरीन, जो हमने रशिया से लीज पे लिया था। ये जो चक्रा क्लास सबमरीन है, दिस वाज बेसिकली एन एस एस एन। तो व्हाट इज एस एस एन, दिस इज ए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। ओके, दिस इज ए न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, ये हमने रशिया से लीज पे लिया था, और हमने रशिया को जब लीज खत्म हो गया, वो हमने वापस कर दिया। ओके। सो चक्रा क्लास क्या था, एसएसएन था। तो मैंने आपको दो टाइप के न्यूक्लियर सबमरीन बताए। सबसे पहले तो अगर मैं सबमरीन की बात करूं, तो मैंने दो टाइप की सबमरीन आपको बताया है, कौन कौन सा है, एक होता है डीजल इलेक्ट्रिक और एक होता है न्यूक्लियर पावर्ड। तो डीजल इलेक्ट्रिक सिंपल होता है, सीधा सीधा। न्यूक्लियर पावर की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप का होता है, एक होता है एसएसएन और एक होता है एसएसबीएन। तो बीएन वाला जो होता है वो क्या करता है दोस्त, वो जो है बैलिस्टिक मिसाइल लेके चलता है अपने साथ। ओके। और ये जो एसएसएन होता है, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, टॉर्पीडोज होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर का ये एडवांटेज है कि इसका रेंज अनलिमिटेड है, सिर्फ खाना और पीने के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा। और डीजल इलेक्ट्रिक जो है, इसकी बैटरी रिचार्ज करने के लिए आपको ऊपर आना पड़ता है। ठीक है। ये हो गया हमारा बिलो द सरफेस। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज आर बिलो द सरफेस क्राफ्ट्स। अबव द सरफेस की अगर मैं बात करूं या सरफेस की बात करूं, तो हमारे पास सरफेस क्राफ्ट में क्या क्या है, वी हैव अ डिस्ट्रॉयर, वी हैव ए फ्रिगेट एंड वी हैव ए कॉर्वेट। ओके। उसके साथ साथ आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी होता है, जो कि इंडिया के पास कितना है, दो है। एक हमारा रशिया से है आईएनएस विक्रमादित्य, और एक हमारे पास है आईएनएस विच इज इंडियन आईएसी, क्या है नाम बताएंगे उसका?
एक आईएनएस विक्रमादित्य है और एक क्या है हमारे पास दूसरा, आईएनएस विक्रांत। यस, वेरी गुड, ओके। इसके पहले जो है इंडिया, इंडिया जो है टोटल 4 जो है एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर चुका है। आईएनएस विक्रांत के ही नाम पे एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर था, ओके। आईएनएस विक्रांत अभी भी है, दैट इज अ न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर। उसके पहले एक ब्रिटिश था, उसके बाद एक आईएनएस विराट था हमारे पास, दैट वाज आल्सो ब्रिटिश, ओके। वो भी ब्रिटिश था, यस। और उसके बाद जो है आईएनएस विक्रमादित्य क्या था, आईएनएस विक्रमादित्य रशिया से हमने एडमिरल गोर्शकोव के नाम पे था, जो रशिया में जंग खा रहा था, और उसको हमने जो है रशिया से खरीद लिया, यस। सरफेस वाला फिर से बता देते हैं, सरफेस में 3 टाइप के होते हैं, डिस्ट्रॉयर, आपके फ्रिगेट और कॉर्वेट्स, ओके। ये 3 टाइप के आपके सरफेस शिप्स होते हैं, ऑलराइट। तो इसमें व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, डिस्ट्रॉयर्स आर द लार्जेस्ट एंड दे आर द मोस्ट हेविली आर्म्ड। उसके बाद फ्रिगेट होता है, और उसके बाद जो आपका कॉर्वेट आता है, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द लीस्ट हेविली आर्म्ड। तो इनका काम क्या होता है, कॉर्वेट्स जो है आपके, जो बेसिकली कोस्ट के पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है। ये डिस्ट्रॉयर जो होता है वो डीप सी पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है। और फ्रिगेट्स जो है वो भी आपका जो है डीप सी तक जा सकता है, लेकिन कंपेयर टू डिस्ट्रॉयर उसमें मिसाइल्स वगैरह कम होते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, ओके। अब हम अगर इंडिया की बात करेंगे, वाई वी आर स्टडिंग दिस, इतना हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे लास्ट ईयर याद है, लास्ट ईयर याद है वो आ गया था क्वेश्चन डिफेंस पे, जो आपको मैच करना था, कैप्टन, मेजर और उसका इक्विवेलेंट रैंक। कहाँ से आया था, कोई आइडिया है, कहाँ से आया था, कोई आइडिया है, इंडिया ईयरबुक। द मोर आई एम रीडिंग इंडिया ईयरबुक, द मोर आई एम रियलाइजिंग कि क्या हिडन जेम है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, ओके। एनीवेज, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया के पास जो है डिस्ट्रॉयर्स है, काफी सारे डिस्ट्रॉयर्स है इंडिया के पास। तो इंडिया के पास टोटल 13 डिस्ट्रॉयर्स है, जिसमें 4 क्लासेस, जिसमें क्या था, 4 क्लासेस है। उसमें कौन कौन सा है, एक आपका है विशाखापट्टनम क्लास, एक है कोलकाता क्लास, एक है दिल्ली क्लास, और एक है राजपूत क्लास। राजपूत क्लास आर वेरी ओल्ड डिस्ट्रॉयर्स, आपका सोवियत एरा का है। और विशाखापट्टनम क्लास जो है, दीज आर द न्यू डिस्ट्रॉयर्स, ओके, दीज आर द न्यू डिस्ट्रॉयर्स। फ्रिगेट में हमारे पास क्या क्या है, अगर आपको कोई आइडिया हो तो उसमें नीलगिरी जो है, उस क्लास के फ्रिगेट्स जो है हमारे पास, यस। तो उसमें जो है, यस, फ्रिगेट्स में क्या क्या है हमारे पास, शिवालिक क्लास है, तलवार क्लास है, और ब्रह्मपुत्रा क्लास है, और नीलगिरी क्लास है। नीलगिरी क्लास जो है वो आपका क्या है, नीलगिरी क्लास, दीज आर दी अपडेटेड वर्जन्स, ओके, दीज आर व्हाट, दीज आर द अपडेटेड वर्जन्स। और अभी जो है हमारे पास, यस, हमारे पास जो है काफी सारे फ्रिगेट्स जो है हमें देखने को मिल रहा है। कॉर्वेट्स भी है इंडिया के पास, लेकिन उसको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जो है, ओके, अब जो है आप देखोगे, हाँ मैंने बताया था एसएसबीएन और एसएसएन 2 टाइप के होते हैं। एसएसबीएन होता है जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होता है, और एसएसएन होता है जो सिर्फ अटैक करता है, जो सिर्फ टॉर्पीडोज जो है अपने साथ लेके चलता है। इंडिया के पास एसएसएन नहीं है, अटैक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक क्राफ्ट नहीं है। एसएसबीएन है, अरिहंत क्लास है, ओके, ऑल राइट, इज इट क्लियर, ठीक है। एसएसएन में मिसाइल नहीं, टॉर्पीडोज होते हैं, एसएसबीएन में आपको मिसाइल्स मिलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, न्यूज पे आते हैं, तो आईएनएस नीलगिरी, नीलगिरी क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। डिस्ट्रॉयर में आपको जो है विशाखापट्टनम क्लास इज द लेटेस्ट, और राजपूत ओल्डेस्ट है, ओके। सो लीड शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास, लीड शिप मतलब क्या होता है, एक क्लास है, मतलब उस तरीके का शिप्स बनेगा। जैसे मैंने अगर कह दिया नीलगिरी क्लास, तो इस तरीके का बहुत सारे शिप्स बनेंगे अलग अलग नाम के, और उसमें जो फर्स्ट शिप बनेगा
उसका नाम नीलगिरी होगा। ये चीज आपको समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है कि इफ आई से नीलगिरी क्लास, तो एक तरीके के, मान लो कि आई से नीलगिरी क्लास 5 ships आर प्लान्ड, लेटस से, तो इसका मतलब 5 एक जैसे शिप्स बनेंगे नीलगिरी क्लास के, और उसमें से जो पहला शिप होगा उसको क्लास का नाम दे दिया जाएगा, एंड दैट विल बी द लीड शिप। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? ओके। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये जो है मुंबई में है, और इसको 15 जनवरी को कमीशन किया गया था। इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, इसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है और इंफ्रारेड सिग्नेचर जो है आपका जो है कम होता है। इसमें डिफरेंस देखिए क्या होता है ना, कि फ्रिगेट, कॉर्वेट और जो आपका डिस्ट्रॉयर में एक कितना आर्मामेंट्स कैरी करता है, साइज का डिफरेंस होता है, आर्मामेंट्स का होता है। ओके। क्या ये चीज क्लियर है? सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर होगा, उसमें मल्टीपल मिसाइल साइलोज होंगे, जिससे मिसाइल्स आप दाग सकते हैं, और उसके बाद उससे एक छोटा फ्रिगेट होगा, फिर उससे छोटा कॉर्वेट होगा। जितना ज्यादा आप मिसाइल कैरी करेंगे उतना ज्यादा आप डीप में जो है जा सकते हैं। ठीक है? क्या ये चीज क्लियर है? ओके। सेट ऑफ शिप्स एंड द क्लास नेम्ड बाय द लीड शिप, करेक्ट। एंड दे आर इक्विप्ड विथ एडवांस सेंसर। इसमें जो है आपको एडवांस सेंसर है, जिसमें एईएसए रेडार भी है। और ये जो है एईएसए रेडार क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। तो दो टाइप के रेडार होते हैं, एईएसए रेडार होता है और एक पीईएसए रेडार होता है। ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पीईएसए रेडार जो है ये फिजिकली मूव करता है, और एईएसए रेडार क्या होता है? ये अपना जो है बिना फिजिकली मूव किए आपको जो है 360 डिग्री का आपको बता देगा कि क्या क्या चीज हो रही है। ठीक है? तो इसमें क्या लगा हुआ है? एईएसए रेडार, इट्स अ बेटर रेडार। ओके। और इसमें क्या यूज किया जाता है? which kind of materials we see in these radars? Gallium nitride, okay, GaN, okay, गैलियम नाइट्राइड, नाइट्राइड जो है वो हमें देखने को मिलता है। आर्मामेंट्स में क्या है इसके पास? ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। दिस इज अ जॉइंट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म, ब्रा इज ब्रह्मपुत्रा, मोस इज मॉस्कवा रिवर। सो ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मॉस्कवा रिवर साथ में आके इंडिया रशिया है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल किसको दिया इंडिया ने? ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेचा है? फिलीपाइंस को बेचा है। ठीक है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है इस किसको बेचा है? फिलीपाइंस को बेचा है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है अगर आपको बेचना है तो दोनों रशिया और इंडिया की सहमति आपको जो है चाहिए होती है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, बिकॉज बोथ आर 50-50 पार्टनर्स। अभी जो है ब्रह्मोस, हम उसका एक नया वर्जन निकाल रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या बनाया है? HST-DV। उसको हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं? हाइपरसोनिक जो है टेस्ट व्हीकल हम एक बना रहे हैं। सो उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड का होगा, ब्रह्मोस से भी ज्यादा स्पीड का होगा। ओके, ऑल राइट। और इसको जो है, यस, इसको जो है फिलीपाइंस और इंडोनेशिया को बेचा जा रहा है। और उसके साथ साथ बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 इज एन इजरायली मिसाइल। ओके। और वरुणास्त्र टॉर्पीडोज। ओके। इसमें क्या है? वरुण अस्त्र टॉर्पीडोज। ओके। यस, HST-DV इज ऑल्सो कंप्लीटली इंडिजिनस। ये हमारे ही साइंटिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद जो है उस दिन क्या हुआ? 15 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट था, 15 जनवरी, जिस दिन 3 शिप्स, नीलगिरी, सूरत और बगशीर, उन तीनों को साथ में जो है कमीशन किया गया था। कमीशनिंग का मतलब क्या होता है? अब ये जो है एक्टिव सर्विस में जा सकते हैं। कमीशनिंग के पहले सी ट्रायल्स होता है। तो जो शिप्स जब बनते हैं तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है कील लेइंग। उस दिन क्या होता है? शिप्स का बनना जो है वो आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकंड जो होता है उसका, जब वो शिप बन जाता है तो सी ट्रायल्स पे जाता है। बहुत दिन तक सी ट्रायल होता है उसका, देखा जाता है कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है। फिर जाके कमीशन होता है। इट मींस नाउ इट कैन एंटर एक्टिव सर्विस, इट कैन गो ऑन टूर ऑफ ड्यूटीज। अब हमने बात कर ली नीलगिरी की, विच इज अ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल सबमरी, ये मिसाइल फ्रिगेट। अब जो है हम बात करेंगे INS सूरत के बारे में। सूरत इज अ विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। ओके। स्टील कटिंग मतलब सबसे पहली बार जो है वो जो जो अब शिप बना रहे हैं उसके साथ में जो पहला स्टेज होता है, इट्स अ सिंबॉलिक स्टेज, जब आप स्टील काटना स्टार्ट करते हैं उसको शेप देने के लिए। ठीक है? और ये भी जो है आपका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है।
सेम डेट पे कमीशन हुआ है, और इसमें जो है आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराक 8 और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिला है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आईएनएस वगशीर आ रहा है। वगशीर क्या है? इट इज द कलवारी क्लास या जो स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, और इसको भी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। और ये जो है दिस इज द डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। अब यहां पर सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको हम बोलते हैं AIP। व्हाट इज AIP? Anybody? AIP, sub air independent propulsion. Okay. So what is the difference between a ship, a submarine which has air independent propulsion, and a submarine which does not have air independent propulsion? ओके, सो AIP सिस्टम जो होता है, अगर जिस सबमरीन में होता है, विच इट अलाउज देम टू ऑपरेट अंडर वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट कमिंग अपवर्ड्स फॉर स्नॉकलिंग। ओके, ऊपर जो है सरफेस पे आने के बजाय वो नीचे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये AIP किस में होता है? जनरली हमारे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में हमें देखने को मिलता है। ओके, और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का जो है ऑक्सीजन का जो जरूरत है उसको कम करता है, इसीलिए जो है आपको बार बार जो है AIP क्या होता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में यूज होती है, जिसके वजह से इनका जो है क्या होता है, इनका जो है नीचे जाने की जो जो कैपेसिटी होती है अंदर रहने की वो बढ़ जाती है। ओके, अभी जो है इंडिया अपना खुद का डेवलप कर रहा है। ओके, इंडिया जो है क्या कर रहा है, अपना खुद का डेवलप कर रहा है। सो वगशीर है, वगशीर के साथ साथ और कौन कौन से शिप्स हैं, एनी आइडिया? वेला, वगशीर, वगीर, है ना? सो ये सारे शिप्स जो है आपके कलवारी क्लास में आते हैं। AIP में फिर से बताता हूं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, इसका मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में आपको लॉन्गर टाइम तक, ओके, लॉन्गर टाइम तक आपको जो है अलाउ करते हैं ताकि आप अंदर जा सको, और उससे क्या होता है, इसका जो रिस्क ऑफ डिटेक्शन है वो आपका कम हो जाता है। AIP सिस्टम क्या करता है? AIP सिस्टम जो है आपका फ्यूल सेल यूज करता है। ओके, उसके वजह से इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अंडर वाटर यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, और उसके वजह से क्या होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सिर्फ वाटर होता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ज्यादा दिन तक जो है नीचे रह सकता है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, नॉन AIP इज फॉर नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर में तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। AIP इज फॉर व्हाट? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, इंडिया के पास कोई SSN नहीं है, हमारे पास एक चक्रा था, INS चक्रा, वो हमने लीज खत्म हो गया तो हम जो है वापस कर दिया। अभी इंडिया बना रही है वैसे, लेकिन अभी बना नहीं है। ओके, डिस्ट्रॉयर वर्सेस फ्रिगेट, तो डिस्ट्रॉयर्स आर लार्जर, हेविली आर्म्ड एंड डिजाइन फॉर मल्टी रोल ऑपरेशन। फ्रिगेट्स आर स्मॉलर एंड प्राइमरीली यूज्ड फॉर एस्कॉर्ट ड्यूटीज। मतलब ये जो है, आप अगर देखा है आपने, वो नेवी के एड्स आते हैं जिसमें एक बड़ा सा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ में जो है आपके 4-5 शिप्स चलते रहते हैं, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन ड्यूटी पे रहते हैं, वेरस डिस्ट्रॉयर इट कैन कैरी आउट इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस। ओके, डिस्ट्रॉयर्स के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं, एडवांस रेडार होता है, और फ्रिगेट्स कंपैरेटिवली लाइटली आर्म्ड होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब बात करते हैं हाल के बारे में, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसको हम कहते हैं ध्रुव। ओके, सो ध्रुव जो है ये एक मल्टी रोल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। मतलब ये आपको एम्बुलेंस की तरह यूज कर सकते हो, इसको ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट की तरह यूज कर सकते हो, इस बहुत सारा इसका यूज है। इसको आप VIP ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। ओके, सो हाल ध्रुव जो है ये चेतक और चीता जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के थे, सो चेतक एंड चीता दीज वेर फ्रेंच हेलीकॉप्टर्स। ओके, बहुत ही लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स थे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए ध्रुव आया था। और ध्रुव जो है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज लगाया गया है, और इसके मल्टीपल वेरिएंट्स है। एक यूटिलिटी वेरिएंट है विच इज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्ट, रिसर्च एंड रेस्क्यू। आर्म्ड वेरिएंट है जिसको रुद्र कहते हैं। इस पे क्या करते हैं इन्होंने, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट्स वगैरह वो लगा दिया है। और एक नेवल वेरिएंट है।
ओके, विच इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर मैरिटाइम ऑपरेशन। तो इंडिया में जो है वी हैव टू अटैक हेलीकॉप्टर्स। अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करो तो इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है हमारे पास दो है। एक आपका है रुद्र, विच इज जस्ट, ये जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इसमें जो है इन्होंने क्या कर दिया है, साइड में जो है एंटी टैंक मिसाइल्स लगा दिया। ओके। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है हमारे पास एलसीएच है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर। ओके, एलसीएच इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वो डेडिकेटेड है, वो डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है। रुद्रा क्या है, रुद्रा जो है ध्रुव में बस वो उन्होंने क्या कर दिया है, एंटी टैंक मिसाइल्स लगा दिया। ठीक। और ये जो है इक्वाडोर और नेपाल को भी बेचा गया है, इक्वाडोर ने वापस कर दिया हमें, उसमें बहुत सारे क्रैशेस हुए थे, लेकिन इंडिया की गलती नहीं थी, वो इक्वाडोर के पायलट्स गधे थे, उनकी वजह से जो है ये क्रैश हमें देखना पड़ा था। नेपाल में अभी भी यूज होता है और इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय सिविलियन ऑपरेटर्स। ATACMS क्या है? So this is the Army Tactical Missile System, ATACMS. It is a US manufactured surface to surface missile system. ओके, सो ये मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, तो मिसाइल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। मिसाइल्स होता है एयर टू एयर, तो एयर टू एयर में इंडिया के पास कोई मिसाइल है एयर टू एयर में? अस्त्रा। अब एयर टू एयर भी होता है, एक होता है विजुअल रेंज मिसाइल्स और एक होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब क्या होता है, मतलब आप उसको फायर करो और वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, उसमें सीकर, होमिंग बीकन सीकर लगा रहता है। ओके। और ये जो विजुअल रेंज होता है, जब तक आपको दिखेगा सामने वाला एयरक्राफ्ट तभी आप मार सकते हो। ओके। सो एयर टू एयर का मतलब क्या होता है, एयर में लॉन्च होगा एयरक्राफ्ट से और किसी एयर वाले टारगेट को मारेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? एयर से लॉन्च होके किसी एयर में ही टारगेट को मारेगा, किसी सरफेस वाले को नहीं मारेगा। देन सेकंड वाला क्या होता है आपके पास, देन वी हैव एयर टू सरफेस मिसाइल। मतलब एयर में लॉन्च होगा, सरफेस मतलब ग्राउंड, एयर में लॉन्च होगा और उसके बाद क्या होगा, आपके सरफेस में आके लगेगा। इंडिया में क्या है, इंडिया के पास ब्रह्मोस है, इंडिया के पास क्या है, निर्भय है। यस। उसके बाद क्या है, रुद्रम है। रुद्रम क्या है, कोई बता सकता है? रुद्रम जो है ना, एंटाई रेडिएशन मिसाइल। रुद्रम क्या है, इट्स एन एंटाई रेडिएशन मिसाइल। ओके, सो इस चीज को आप याद रखिएगा। ब्रह्मोस तो सभी को पता है। ओके, ब्रह्मोस के मल्टीपल है, ब्रह्मोस शिप्स में भी यूज होता है, एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है। ब्रह्मोस लैंड लॉन्च्ड भी है, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ब्रह्मोस को जो है यूज करता है। ओके। और ये जो है रुद्रम क्या है, रेडिएशन, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इट्स अ स्पेशल मिसाइल जो आपके किसी किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च होता है, रेडिएशन एमिटिंग सोर्सेज जो है उसको अटैक करता है। तो रेडिएशन एमिटिंग सोर्सेज क्या है, रेडिएशन एमिटिंग सोर्सेज आपके जो रेडार सिस्टम है ना, उसको अटैक करता है। ओके। और व्हाट इज निर्भय, निर्भय मिसाइल जो है, दिस इज ऑल्सो ए, यस इट इज ऑल्सो ए एयर टू सरफेस मिसाइल। ये जो है आपका क्रूज मिसाइल है। दिस इज व्हाट, दिस इज ए क्रूज मिसाइल। अब यहां पर एक चीज आपको मैं बताता हूं, मिसाइल जो है इसके दो पार्ट हो। रुद्रम इज एन एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि रेडिएशन एमिटिंग सोर्सेस को डिटेक्ट करके उसको मारता है। ठीक है। और ये जो है मिसाइल दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बलिस्टिक मिसाइल। ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रूज मिसाइल वर्सेस ए बलिस्टिक मिसाइल? सो सबसे पहली बात होती है, बलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो एक ट्रैजेक्टरी में जाता है। ओके। और वो बेसिकली कैसे होता है ये देखिए, अगर मैं आपको बता के दिखाऊं। सो जैसे आपका अग्नि है, ओके, दिस इज द अग्नि मिसाइल। तो उसको रॉकेट पावर करता है और वो जो है ऊपर जाता है और उसके बाद एक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, अर्थ को छोड़ देता है। ठीक है। और ये जो है, ये बेसिकली एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है और जब गिरता है तो ग्रेविटी पे जो है रहता है, और इसका जो एक्यूरेसी बेटर होता है कि वर्स होता है कंपेयर टू क्रूज मिसाइल।
इसका एक्यूरेसी वर्स होता है, इसीलिए बलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक लार्ज एरिया को खत्म करने के लिए यूज होता है। तो बलिस्टिक मिसाइल क्या है, ऐसे लॉन्च होगा, ऊपर जाएगा, एटमॉस्फेयर को छोड़ेगा, फिर ग्रेविटी से गिरेगा एक जगह पे। ओके। और क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल जो होता है आपका, वो जेट पावर्ड होता है, और वो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, एंड दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट। ओके। सो इंडिया में जो है बलिस्टिक मिसाइल आपके क्या क्या है? इंडिया में अग्नि इज अ बलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी इज अ बलिस्टिक मिसाइल। ओके। और क्रूज मिसाइल का एग्जांपल्स क्या है इंडिया का? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। ओके। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? और निर्भय इज अ क्रूज मिसाइल, मतलब एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ेगा, इट इज पावर्ड बाय ए जेट, while ballistic missiles are powered initially by a rocket and then they rely on gravity. ओके। अब बताइए क्रूज मिसाइल का स्पीड ज्यादा होगा कि बलिस्टिक मिसाइल का स्पीड ज्यादा होगा? क्रूज मिसाइल का स्पीड ज्यादा होगा कि बलिस्टिक मिसाइल का ज्यादा होगा? भाई ध्यान से सोच के बोलो। क्रूज मिसाइल का स्पीड ज्यादा होगा कि बलिस्टिक मिसाइल का स्पीड? स्पीड में पूछ रहा हूं। बलिस्टिक का ज्यादा होगा दोस्त। बलिस्टिक मिसाइल्स आर मच फास्टर। क्रूज मिसाइल जो है ना, वो आप क्या कर सकते हो, क्रूज मिसाइल जो है सबसोनिक या सुपरसोनिक होता है। बलिस्टिक मिसाइल्स जो है दे कैन गो अप टू मल्टीपल टाइम्स, 10-15 टाइम्स हायर। ओके। ऑब्वियसली एटमोस्फेयर एस्केप करना है ना, हाइपरसोनिक स्पीड्स बलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि रॉकेट्स होता है ना बलिस्टिक मिसाइल में। बलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है? रॉकेट्स होता है। ओके। अब यहां पर जो है एक और चीज आती है, इसको हम बोलते हैं मिर्व। व्हाट इज मिर्व मिसाइल? इट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मिर्व क्या होता है? ये एक ऐसे मिसाइल होता है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स, एक ही मिसाइल में, आप एक ही मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली जो है अलग अलग टारगेट्स पे अटैक करते हैं। क्या इंडिया के पास है अपना मिर्व टेक्नोलॉजी? द आंसर इज यस, वी हैव आवर मिर्व टेक्नोलॉजी, इट इज अग्नि 5। अग्नि 5 हमारे, ओके, बलिस्टिक मिसाइल में इसका मिशन था क्या? मिशन दिव्यास्त्र के अंडर जो है इंडिया ने अपना खुद का मिर्व बनाया। ओके। मिर्व देखिए ऐसे होता है, एक बलिस्टिक मिसाइल समझ में पहले बात आ गई? बलिस्टिक मिसाइल समझ में आ गई क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर को छोड़ देता है ना? सो ये जो है ना, आप ऊपर जाएगा बलिस्टिक मिसाइल तो क्या होगा, इसमें जो है एक ऐसे निकलेगा, ऐसे देखो, एक ऐसे, उसमें मल्टीपल जो है वॉरहेड्स होंगे, ठीक है? सो ये जो है वॉरहेड नंबर 1, वॉरहेड नंबर 2, वॉरहेड नंबर 3, वॉरहेड नंबर 4, और ये क्या करेगा, ये अलग अलग जगह पे जाके अटैक कर लेगा। ओके। और वो क्या करेगा, जब नीचे उतरेगा तो अलग अलग जगह पे जाके अटैक करके, और ये क्या करेगा, आपको बेसिकली जो है चार पांच आपके जो टारगेट्स है उसको खत्म कर देगा। समझ में आया? ओके। ये जैसे आपका गया, एक आप समझो कि बस की तरह बलिस्टिक मिसाइल है ना, बस की तरह, उसमें बच्चे बैठे हुए, और वो बच्चे कौन है? मिर्व। एंड दीज मिर्व आर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आप मतलब हर व्हीकल को आप क्या कर सकते हो, उसमें जो अंदर में बच्चे बैठे हुए हैं उस बस में, उनको टारगेट कर सकते हो कि कहाँ गिरना है। तो वो जो है एक ऐसे प्लेट होगा, उस पे मल्टीपल ऐसे कॉनिकल मिसाइल्स होंगे, और जैसे ही ये इस तरीके से नीचे जाएगा तो ये अलग अलग जगह पे चल के और खत्म कर देंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? वेर यू एबल टू अंडरस्टैंड मिर्व? ओके। अब जो है, हमने क्या बात की, 3 टाइप के मिसाइल्स बताया, एयर टू एयर जिसमें हमारे पास अस्त्रा है, मिर्व इज द मिसाइल्स। ओके। मिर्व इज द इंडिपेंडेंट मिसाइल। ओके। एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, मतलब एयर से लॉन्च करके सरफेस पे आया। फिर क्या है आपके पास? सरफेस टू सरफेस, मतलब सरफेस से स्टार्ट होगा और सरफेस पे ही मरेगा, मतलब लैंड से लॉन्च किया, लैंड पे जाके गिरेगा। फिर क्या है हमारे पास? सरफेस टू एयर। तो सरफेस टू एयर में हमारे पास क्या? आकाश है। आकाश इज आर सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम बोल, सैम।
सरफेस टू एयर मिसाइल अभी हमने आर्मीनिया को दिया है ना, सैम मिसाइल। ओके, तो ये चार टाइप के मिसाइल है, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस एंड देन सरफेस टू एयर। तो सरफेस टू एयर में आकाश है, और हमारे पास एक और है S-400, ये PYQ है। S-400 इज अ PYQ, हमने रशिया से खरीदा है। ओके, हमने क्या किया है, हमने रशिया से खरीदा है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ मिसाइल। अब हम बात करते हैं ATACMS के बारे में। सो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम किस कंट्री का है? यूएस का है। ओके, किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। यूपीएससी जनरली जो है ये पूछता है। ओके, मिर्व ही कहते हैं, मिर्व ही कहते हैं उसको। ओके, मिर्व को एटमोस्फेयर में बैलिस्टिक मिसाइल लेके जाए। ओके, ऑल राइट। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में। सो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर एरिया डिफेंस। तो ये जो है ATACMS, दिस वाज व्हाट इट वाज, ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम। दिस वाज व्हाट, दिस वाज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम। और थर्ड क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो ये दिस इज ए सर्फ, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये क्या करता है? इंटरसेप्ट करता है। ये आपके इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्या करता है? इंटरसेप्ट करता है। इंडिया के पास है क्या थर्ड? नहीं, इंडिया के पास इसका दूसरा वेरिएंट है, S-400, विच इज रशियन। थर्ड जो है इट इज मेड बाय यूएसए। तो यूएसए ने इंडिया को कहा था कि आप हमसे ये खरीद लीजिए, लेकिन इंडिया ने क्या कहा? नहीं, हम लोग S-400 खरीदेंगे। ठीक है, ओके। और कहां कहां पर अभी यूज है? इसराइल में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, साउथ कोरिया में। इंडिया डज नॉट यूज द थर्ड सिस्टम, हम लोग जो है S-400 सिस्टम को यूज करते हैं। उसके बाद एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सो एयरबस C-295 क्या है? इट्स अ वर्सेटाइल मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो दिस इज डिजाइन फॉर मिलिट्री एंड सिविल ऑपरेशंस। सो ये जो है कहां पर, कहां किस कंट्री का है? ये स्पेन का है। बेसिकली एक यूरोपियन यूनियन का कंसोर्शियम है, यूरोपियन कंपनी सारे मिलके, और ये स्पेन में जो है इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये जो एयरबस है ये इंडिया में बनेगा, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है? ये हमारे डॉर्नियर्स को रिप्लेस कर रहा है। ओके, और हमारे एवरो को रिप्लेस कर रहा है। ओके, देन INS अरिघात। इट इज इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो ये क्या हो गया? SSBN। दिस इज व्हाट? SSBN। इंडिया हैज अ वेरी लार्ज फ्लीट ऑफ SSN। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? SSN इंडिया के पास बहुत सारे हैं। SSN, द आंसर इज नो, द आंसर इज रॉन्ग। इंडिया डज नॉट हैव एन SSN, इंडिया हैज एन SSBN। ओके, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन दैट इज SSN जो है वो नहीं है। ठीक है, सो ये जो INS अरिघात है, दिस इज द न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। और ये जो है, इसको जो है हमने कमीशन कर दिया है आफ्टर एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स। कब? 29 अगस्त 2024 को। और इसके, इसमें क्या क्या मिसाइल्स है? इसमें जो है दो मिसाइल्स है, K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल है। K-15 सागरिका के मिसाइल की रेंज क्या है? 750 किलोमीटर्स। और K-4 मिसाइल्स की रेंज क्या है? 3500 किलोमीटर्स। और इसमें क्या है? प्रेशराइज वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। ओके, एंड दीज आर व्हाट? दीज आर बेसिकली योर बैलिस्टिक मिसाइल, सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, सागरिका याद रखिएगा, K-15 एंड K-4 जो है, दीज आर सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब जो है इसके साथ साथ और कौन कौन से शिप्स हैं? INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिधमान। ओके, ये जो है आपके शिप्स हैं। अभी बाकी शिप्स जो है उसके नाम लॉन्च इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और ये जो है INS अरिहंत, ये क्या है? इट इज बेसिकली द लीड शिप ऑफ द अरिहंत क्लास। मतलब अरिहंत क्लास सबमरीन्स, क्लास समझ में आया ना?
आपको क्लास समझ में आया? तो लीड शिप क्या है? आईएनएस अरिहंत है। ओके, टोटल 4 शिप्स बनेंगे, जिसमें से 3 जो है आपके बन चुके हैं, जिसमें आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघात है। ओके, ऑलरेडी ये कमीशन हो चुके हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव द आईएनएस अरिधमान। ओके, विच शिप? आईएनएस अरिधमान। और एक और शिप है जिसका अभी कोड नेम S4 है। ओके, उसका कोड नेम अभी नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। आईएनएस अरिधमान जो है वो थर्ड शिप है, आईएनएस अरिघात इज द सेकंड शिप, एंड आईएनएस अरिहंत इज द फर्स्ट शिप। यस, ये जो सागरिका है ना, K15 एंड K4, दिस इज सी टू लैंड। ओके, सी टू लैंड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, रैमजेट स्क्रैमजेट आया कहां से? बिकॉज अभी जो है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, सो उस केस में जो है हमें ये पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया जो है वो बोथ रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन को डेवलप कर रहा है, और उसमें काफी सक्सेसफुल भी है। सो बेसिकली जो है रैमजेट, अगर आप देखिएगा, सो इट इज बेसिकली they rely on the aircraft's high speed to compress the incoming air. Air will enter the engine, which slows down to subsonic speed. और उसके बाद जो है जब वो एग्जिट करेगा, it will produce a very high thrust. Okay, so both ramjet and scramjets are specialized jet propulsion system, जिससे आपका जेट जो है आगे जाता है, ठीक है। एंड दे आर डिजाइन फॉर अ वेरी हाई स्पीड फ्लाइट। इसमें होता क्या है? इसमें दो टाइप के हैं, एक रैमजेट है, एक स्क्रैमजेट है। रैमजेट में बेसिकली एयर जो है आपका कंप्रेस होगा, और उसके बाद जो है जब वो एक्सपेल होगा, पहले अंदर जाएगा एयर, कंप्रेस होगा, वो मिक्स होगा फ्यूल से, और जब एयर बाहर आएगा ना, सो इट विल जनरेट द थ्रस्ट। ओके, ऑल राइट। उसके बाद जो है यहां पर स्क्रैमजेट जो होता है, दिस इज सिमिलर इन टेक्नोलॉजी टू रैमजेट्स, बट ये कैसे होता है? इट इज डिजाइन फॉर हायर स्पीड्स। ओके, और यहां पर देखिएगा दोनों में फर्क क्या है, वो मैं बताता हूं। दोनों का फर्क क्या है? कंबशन जब हो रहा है ना, आपने क्या करना है? आपने एयर अंदर लेना है, एयर को अंदर लेके कंप्रेस करना, इतना समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया? एयर सामने से लिया अंदर, और उसको अंदर हमने क्या किया? कंप्रेस किया, और फिर कंबशन किया। उसमें हमने फ्यूल मिक्स किया, और फिर उसको हमने पीछे से छोड़ दिया। ठीक है, तो जब हमने पीछे से छोड़ दिया तो थ्रस्ट जनरेट हो रहा है। अब यहां पर आप समझिएगा व्हाट इज हैपनिंग, कि जब कंबशन हो रहा है ना, तो रैमजेट में जब कंबशन हो रहा है तो सब सोनिक स्पीड पे हो रहा है, और स्क्रैम जेट में जब कंबशन हो रहा है तो सुपर सोनिक स्पीड में हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस। यहां पर क्या हो रहा है? सब सोनिक स्पीड में कंबशन हो रहा है, और स्क्रैमजेट में क्या हो रहा है? सुपर सोनिक में हो रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। आपने क्या करना है? यहां से एयर अंदर लेना है, वो एयर कंप्रेस होगा, मिक्स होगा विथ फ्यूल, और उसके बाद जब वो फ्यूल से मिक्स होगा तो फिर वो जब निकलेगा तो थ्रस्ट जनरेट करेगा। यहां दोनों में, रैमजेट स्क्रैमजेट में, एक ही डिफरेंस है, जब एयर अंदर जा रहा है और फ्यूल मिक्स हो रहा है तो रैमजेट में सब सोनिक स्पीड में हो रहा है, और स्क्रैमजेट में क्या हो रहा है? सुपरसोनिक स्पीड में। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो, इनलेट है, एयर अंदर जा रहा है, यहां पर फ्यूल मिक्स हो रहा है, और उसके बाद आपका थ्रस्ट एग्जॉस्ट के थ्रू थ्रस्ट निकल रहा है। ओके, तो ये डीआरडीओ की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है। इसमें इन्होंने HST-DV बनाया। इन्होंने क्या बनाया है? HST-DV, दैट इज दी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसी से जो है ये क्या करेंगे? इसी से ब्रह्मोस का जो है नया नया वेरिएंट जो है, एडवांस वेरिएंट ब्रह्मोस का, वो लेके आएंगे। यस, दे ओनली डिफर इन स्पीड। स्क्रैमजेट इज सुपरसोनिक, एंड रैमजेट का जो अंदर होता है वो आपका सबसोनिक होता है। अंदर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, दोनों में डिफरेंस यहीं से आपको पता चल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पर जो एयर का मिक्सचर होता है ना, जो एयर जब मिक्स होगा उसके साथ, आपके फ्यूल के साथ, और कंप्रेस होगा एयर, तो वो सब सोनिक स्पीड में होगा रैमजेट में, और स्क्रैमजेट में सुपर सोनिक में होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब सोनिक एंड सुपर सोनिक? सब सोनिक स्पीड में और सुपर सोनिक स्पीड में क्या डिफरेंस? एनी आइडिया? सब सोनिक स्पीड जो है, इट इज लेस देन माक 1। माक में हम स्पीड करते हैं, और सुपरसोनिक स्पीड जो है, इट इज मोर देन माक 1।
सो सबसोनिक स्पीड का मतलब क्या होता है? लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड. सुपरसोनिक स्पीड इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. ओके. ऑलराइट, अगर मैं बात करूं एयरक्राफ्ट्स की, फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो उसमें क्या होता है? जनरेशंस होता है. क्या होता है? जनरेशंस होता है. ठीक है. अब ये देखो, हमारे पास जो है एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है. ओके. हमारे पास 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है. हमारे पास 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट है और हमारे पास 3 जनरेशन एयरक्राफ्ट. ठीक है. सो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडिया के पास अभी नहीं है. एक एयरक्राफ्ट है जिसको हम कहते हैं एएमसीए, एमका, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ओके. सो एएमसीए जो है आपका क्या है? दिस इज बेसिकली ए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट. तो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होता है? फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ फीचर्स होते हैं, रेडार पे जल्दी नहीं पकड़े जाते. ओके. उसमें क्या होता है? उसका जो वेपन्स होता है वो अंदर की तरफ होता है. क्यों होता है वेपन्स अंदर की तरफ? एक इंटरनल बे में होता है. वो अंदर की तरफ उसके जो मिसाइल्स होते हैं ताकि रेडार डिटेक्ट ना कर सके, ताकि क्या हो सके? रेडार डिटेक्ट ना कर सके और उसकी विजिबिलिटी रेडार पे कम रहे. तो वो क्या करता है? एक उसके अंदर एक वेपन बे होता है जो खुलता है और वहां से वेपन्स निकलते हैं, मतलब उसके मिसाइल्स निकलते हैं. उसके बाद 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट क्या होता है? ऐसे स्टेल्थ इज हाई बिकॉज उसके अंदर है ना, तो रेडार के क्रॉस सेक्शन में नहीं पकड़ा गया. इंडिया के पास अभी डेवलपमेंट में है. ओके. सो एमका इज इन डेवलपमेंट. इंडिया के पास अभी कोई करंट नहीं है. यूपीएससी अगर पूछेगा कि तेजस इज अ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, द आंसर इज नो. 4.5 जनरेशन क्या होता है? बेसिकली ऐसे एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ फीचर्स होते हैं बट ट्रूली स्टेल्थ नहीं होते. ओके. विच हैव सम फीचर्स ऑफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बट दे आर नॉट प्योरली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट. जैसे रफेल हो गया, आपका तेजस हो गया. ओके. तेजस इज ऑल्सो कैन बी सेड टू बी अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट. ओके. उसके बाद 4 जनरेशन, 3 जनरेशन पुराने एयरक्राफ्ट आपके हो जाए. आई होप दिस इज क्लियर. हम बात करते हैं स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी में जो आपके अपडेट्स हैं. सो इसरो का डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स. स्पेडेक्स आई थिंक वी हैव आल्सो डन वंस, पहले हमने किया हुआ है. सो स्पेडेक्स में अगर आप देखोगे तो ये क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है बाय इसरो. और ऑलराइट, एक मिनट, देयर इज अ क्वेश्चन, आई जस्ट रिपीट. HST-DV जो है ना, ये बेसिकली स्क्रैमजेट इंजन जो है उसको हाइपरसोनिक स्पीड पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हुआ है. ओके. डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हुआ है कि हम स्क्रैमजेट इंजन बना सकते हैं. और ये जो है आपका DRDO का है. HST-DV इसी से जो है आपका फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 जो है उस पे इसका बेस होने का न्यूज है. ओके. क्या ये चीज क्लियर है? ओके. हमारे पास फिफ्थ जनरेशन जेट नहीं है. वी डू नॉट हैव ए फिफ्थ जनरेशन जेट. इसका हम डेवलप कर रहे हैं, नाम है एमका, लेकिन अभी ये आया नहीं है हमारे पास जो है. ठीक है. हमारे पास नहीं है. ठीक है. विच आर द फिफ्थ जनरेशन जेट? F-35, F-22 और Su-57. ये रशिया का है Su-57. F-35, F-22 आर ऑफ अमेरिका. इंडिया के पास नहीं है. ओके. देर आर ओनली 2 कंट्रीज जिन्होंने बनाया है अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी तक. दैट इज रशिया एंड यूएस. ओके. हाँ, और चाइना के पास भी J-20 है. यू आर करेक्ट, सॉरी, एस्केप माई माइंड. चाइना के पास J-20 एंड इनके पास अभी जो है जे आई थिंक J-35 इज ऑल्सो देयर है. ऑलराइट. चाइनीज. तो 3 कंट्रीज आर टोटल. देयर आर टोटल 3 कंट्रीज जिन्होंने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया है. उसमें से जो है, यस, इंडिया जो है अभी बना रहा है. इसरो का स्पेडेक्स है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. इट्स अ मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी ऑफ डॉकिंग 2 स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट. यस, चाइना वाज आल्सो टेस्टिंग इट 6 जनरेशन. स्पेस डॉकिंग क्यों क्रिटिकल है? ताकि हम जो है अपना स्पेस स्टेशन बना सके. फ्यूचर में अगर हम इंडिया को अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, सैटेलाइट्स वगैरह जो है उसकी रिपेयर करना है, या जो क्रू को ट्रांसफर करना है, तो उस केस में जो है
हमें अपना स्पेडेक्स जो मिशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होता क्या, डॉक करना, मतलब ये जैसे ये जो है, ये यहाँ पर क्या जा रहा है, ये यहाँ पर जो है बेसिकली जाके डॉक कर जाएगा, और यहाँ पर जो क्रू रहते हैं वो अंदर से चला जाएगा, ठीक है। और इट वाज लॉन्च्ड ऑन December 30, 2024, और दो स्मॉल सैटेलाइट ईच वेइंग अप्रोक्सीमेटली 220 किलोग्राम्स, दोनों जो है एक दूसरे में आके डॉक कर गए थे। एंड सक्सेसफुल कनेक्शन ऑफ टू सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट वाज शोन, एंड दे मेंटेन प्रिसाइज पोजिशनिंग। ओके, एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजी वैलिडेशन, इसका अपना कोई काम नहीं है, ये बेसिकली वैलिडेट करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो है फ्यूचर मिशंस जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और सैटेलाइट सर्विसिंग जो है, हम यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भेज के सैटेलाइट की सर्विसिंग कर पाए या हम स्पेस स्टेशन में रख सके। ओके, उसके बाद जो है इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू अचीव दिस आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। वैलिडेशन एज इन टेक्नोलॉजिकल वैलिडेशन, किसी आदमी से वैलिडेशन, टेक्नोलॉजिकल वैलिडेशन की ये हो सकता है, इंडिया कर सकता है। ओके, फ्यूचर एप्लीकेशन इसका कहाँ है, चंद्रयान 4 में है। सो डॉकिंग टेक्नोलॉजी टेस्टेड इन स्पेडेक्स, इट विल बी यूटिलाइज इन चंद्रयान 4। व्हाई? बिकॉज इट सीक्स टू रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम द मून। ये क्या कर रहा है, मून से जो है सैंपल्स को रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देन गगनयान, it is India's crewed space mission, and they plan to incorporate docking capability for crew transfer and module assembly। और उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये इसरो का प्लान्ड स्पेस स्टेशन है, which will rely on the docking technology for assembling the modules and accommodating crewed mission। Okay, फिर इसरो का क्रॉप्स, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। सो आप यहां देख सकते हो कैसे ऑर्बिट में, यहां पर इन्होंने इसरो ने कैसे क्या किया था, माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में इसने जो है प्लांट उगाए थे। सो क्रॉप्स जो है इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट। इट्स एन एक्सपेरिमेंटल इनिशिएटिव बाय इसरो। क्या करना है इसमें, प्लांट ग्रोथ करना है माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में। व्हाट इज द प्राइमरी गोल, दिखाना है कि जर्मिनेशन और अर्ली ग्रोथ हो सकता है प्लांट का स्पेस में। ओके, और 2 लीफ स्टेज तक ये जो है दिखाना चाहते हैं कि प्लांट का ग्रोथ कराना। सो इसमें जो है 8 काउ पी, क्या है, काउ पी सीड्स जो है इन्होंने यूज किया है, जिसको हिंदी में आप लोबिया कहते हैं, लोबिया खाते हैं ना, लोबिया की दाल, है ना। सो लोबिया जो है आप काउ पी, एंड इट वाज चोजन फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। एंड अ न्यूट्रल क्ले सॉइल मीडियम जो है उसको यूज किया गया था। और मॉड्यूल जो है इट मेंटेन्ड अर्थ लाइक कंडीशन, स्पेस में था फिर भी माइक्रो ग्रेविटी था, फिर भी जो है अर्थ लाइक कंडीशन दे वर एबल टू मेक। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सक्सेसफुल जर्मिनेशन ऑफ द काउपी सीड हमें देखने को मिला था, एंड इससे जो है स्पेस एग्रीकल्चर में वी हैव मेड अ वेरी बिग स्ट्राइड। फिर हम आ जाते हैं पार्कर सोलर प्रोब में, और इसने जो है एक हिस्टोरिक अप्रोच किया है सन के पास में। ये December 24, 2024 की न्यूज है। ये कहाँ गया था, इट वांटेड टू स्टडी द सन्स आउटर एटमोस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना। दिस इज इंपॉर्टेंट, 2023 प्रीलिम्स में दे हैड आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, तो सन का जो डिफरेंट लेयर्स है वो हमने आई थिंक डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना, आदित्य L1 वाले क्लास में, है ना, यस, L1 वाले में। उसमें हमने क्या बात की थी, तो सन में क्या क्या होता है, अगर सन जो है उसमें एक कोर लेयर होता है, सन हैज अ कोर लेयर विच इज द इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद क्या होता है, एक रेडिएशन जोन होता है विच इज जस्ट आउटसाइड द कोर। उसके बाद एक कन्वेक्टिव जोन होता है विच इज जस्ट आउटसाइड द रेडिएटिव जोन, और ये क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। उसके बाद आपका क्या होता है, फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर जो है दोस्त, दिस इज द विजिबल सरफेस। फोटोस्फेयर इज द विजिबल सरफेस, दिस इज द लेयर यू सी फ्रॉम अर्थ, दिस इज द लेयर दैट यू सी फ्रॉम अर्थ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका क्रोमोस्फेयर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, क्रोमोस्फेयर होता है। और ये कब दिखता है आपको, ये आपको सिर्फ सोलर एक्लिप्स के समय जो रेडिश रिम होता है, जब आप सोलर एक्लिप्स में, जब सूर्य ग्रहण जब लगता है, तो उसमें आप देखते हैं रेडिश रिम, तो वो आपका क्रोमोस्फेयर होता है। फिर आपका क्या आता है, कोरोना।
कोरोना इज नॉट द कोविड-19 वाला, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फेयर। ओके, ऑल राइट। एंड यही जो आपका कोरोना होता है ना, दिस इज द सोर्स ऑफ सोलर विंड। दिस इज व्हाट, दिस इज द सोर्स ऑफ सोलर विंड। ठीक है, यहीं से आपका जो है सोलर विंड जो है वो आता है। अब ये जो पार्कर प्रोब है, ये कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया है? अगस्त 2018 में। और ये क्या कर रहा है, सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जिसको कोरोना कहते हैं, जहां से सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, उसको जो है वो स्टडी करना चाहता है। अब ये क्यों स्टडी करना चाहता है? देखिए, सोलर स्टॉर्म जो है ना, ये ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर में एक ऐसा सोलर स्टॉर्म आएगा जिससे वर्ल्ड का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इट इज गोइंग टू बी डेसिमेटेड। ओके, सैटेलाइट्स, एवरीथिंग विल बी डेसिमेटेड। हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग विल बी डेसिमेटेड। सो उसको स्टडी करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम जो है इसको स्टडी कर रहे हैं। सो व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्कर सोलर प्रोब? सो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है फ्लो ऑफ एनर्जी दैट हीट्स द सोलर कोरोना and accelerate the solar wind, and it also wishes to examine the structure and dynamics of the plasma and the magnetic field, okay, at the source of the solar wind. सन का कॉम्पोजिशन अगर आप यहां देखेंगे तो कोर सबसे अंदर होता है। सो कोर जो है, इट इज द हॉटेस्ट। सन का जो कोर होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है, वहां पर हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये देखिएगा फोटोस्फेयर, दिस इज व्हाट इज विजिबल टू यू। अगर आप ऊपर देखिएगा एटमोस्फेयर में, सन को देखिएगा, तब आपको फोटोस्फेयर दिखेगा। कोरोना यहीं से आपके सोलर विंड्स जो है ये निकल। सन जो है, इट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन विच इज 75% एंड हीलियम विच इज 24%। और ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन वगैरह आपका 2% होता है। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम जो है, दिस इज व्हाट मेक्स द सन। ओके, कोर क्या है? सेंट्रल रीजन है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन अकर करता है। दिस कन्वर्ट्स द हाइड्रोजन इनटू हीलियम एंड रिलीजेस द एनर्जी। उसके बाद एक रेडिएटिव जोन होता है, एक कन्वेक्टिव जोन होता है। रेडिएटिव जोन क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कोर में, उसको बाहर की तरफ रेडिएट करता है, रेडिएशन हो। और कन्वेक्शन क्या करता है? कन्वेक्टिव जोन जो है, कन्वेक्शन करंट के थ्रू एनर्जी को बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। देन यू हैव अ फोटोस्फेयर, दिस इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। देन यू हैव द क्रोमोस्फेयर विच इज अ लेयर अबव द फोटोस्फेयर, और ये एक्लिप्स के समय जो है एक रेडिश टिंट की तरह हमें दिखता है। एंड फाइनली इट इज द कोरोना। ठीक है, सो ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, दिस पार्कर सोलर प्रोब इज बाय हुम? ये कौन, किसने लॉन्च किया? एनी आइडिया? नासा। ओके, इसको नासा ने जो है किया है। ठीक है, हम बात करते हैं न्यू ग्लेन रॉकेट के बारे में। सो न्यू ग्लेन रॉकेट किसने किया है? ब्लू ओरिजिन। सो ब्लू ओरिजिन जो है एक ऐसी कंपनी जिसको जेफ बेजोस, अमेजोन वाला जो है, उसने लॉन्च किया है। और ये न्यू ग्लेन रॉकेट, इट इज अ हेवी लिफ्ट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल and it is named in the honor of astronaut John Glenn. He was the first American to orbit the Earth. और न्यू ग्लेन क्या करेगा? इट इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पेलोड्स टू वेरियस अर्थ ऑर्बिट्स एंड सपोर्ट मिशंस बियॉन्ड। सो ये जो है दो कंपनीज है, एक ब्लू ओरिजिन है, एक ब्लू ओरिजिन है, और एक आपका स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स इज बाय इलॉन मस्क एंड ब्लू ओरिजिन इज बाय जेफ बेजोस। ठीक है, और इसमें दो स्टेज होता है। एक रियूजेबल फर्स्ट स्टेज होता है, इट इज डिजाइन फॉर रियूजेबिलिटी, एंड द फर्स्ट स्टेज इट एम्स टू परफॉर्म वर्टिकल लैंडिंग्स विच आर सिमिलर टू ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड सब ऑर्बिटल व्हीकल। और सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द पेलोड। तो उसका कोई वो जो है, उसका वो पेलोड डिलीवर करेगा, और एक जो इसका फर्स्ट स्टेज है वो वापस आ जाएगा। वो आपने देखा है, इसरो के पास क्या रीयूजेबल टेक्नोलॉजी है? क्या इसरो के पास रीयूजेबल टेक्नोलॉजी है? इसरो रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च व्हीकल्स कर रहा है क्या? यस, इसरो एक आरएलवी कर रहा है। आरएलवी का मतलब है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है, उसको ट्राई कर रहा है, और वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पहले बना रहा है ना। सो उसका नाम क्या है? फुल नेम आरएलवी, RLVTD। ओके, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ओके, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब इलॉन मस्क ने भी स्टार्ट किया था,
इलॉन मस्क ने भी स्टार्ट स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे उसको फेलियर्स देखने को मिले थे। सो ये याद रखिएगा, न्यू शेफर्ड, न्यू शेफर्ड और न्यू ग्लेन, न्यू ग्लेन, बोथ ऑफ देम आर ऑफ ब्लू ओरिजिन। तो जहां न्यू है तो वो ब्लू ओरिजिन से, ये आपका जेफ बेजोस वाला। पेलोड्स मतलब सैटेलाइट्स, क्रू मिशन, जो भी पेलोड्स कुछ भी हो सकता है, सैटेलाइट्स को ट्रांसफर कर रहा है। ओके। और क्या कर रहा है, रीयूजेबल मतलब फिर से आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे क्या होता है, ऐसे जो है एक बार लॉन्च किया फिर उसको यूज नहीं कर सकते, नया बनाना पड़ता है। इसमें क्या है, आप इसको फिर से रीयूज कर सकते हो। वो देखा है आपने, चॉपस्टिक्स की तरह पकड़ रहा था, इस तरीके से था। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाऊं, वापस आ रहा था रॉकेट और ऐसे जो है उसको चॉपस्टिक्स की तरह पकड़ा गया था, है ना। तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फेलियर्स इसको इलॉन मस्क को देखने को मिले थे, बट ही वॉज एबल टू डू इट। इंडिया भी कर रहा है, आरएलवी टीडी नाम है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, काम चल रहा है उस पर। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में। सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इट अकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज गैलेक्सी और गैलेक्सी क्लस्टर, इट बेंड्स द पाथ ऑफ लाइट from a more distant source, acting like a lens and magnifying or distorting the image of the background object। तब ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या बला हो, अगर आप इसको देखोगे। ओके, सो दिस इज एक्चुअली हैज बीन इन न्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का, वो आप मे बी इट कैन बी द गैलेक्सी इटसेल्फ और अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। वो क्या करता है, बेंड कर देता है पाथ ऑफ लाइट को, इट विच इज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स, और वो किस तरीके से काम करते हैं, एक लेंस की तरह काम करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, एक लेंस की तरह काम कर देता है। जब लेंस की तरह काम करता है, लेंस क्या करेगा, लेंस मैग्नीफाई करेगा, और फिर वो जो है, इट विल मैग्नीफाई और डिस्टॉर्ट द इमेज ऑफ द बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट। ओके। जहां पर बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं, सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, लाइट जो है वो बेंड होती है एक मैसिव ऑब्जेक्ट के पास, वाई, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ओके। और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो है आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको एक तरीके से प्रूव कर रही है। ठीक है। एंड दिस प्रिडिक्ट्स द मैसिव ऑब्जेक्ट्स कॉजेज अ कर्वेचर इन स्पेस टाइम which affects the path of light traveling around it। ठीक है। तो कितने टाइप की लेंसिंग होती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक होती है स्ट्रॉन्ग लेंसिंग विच प्रोड्यूसेस इजिली विजिबल डिस्टॉर्शन। देन देर इज अ वीक लेंसिंग जो बहुत सटल डिस्टॉर्शन करती है, जो बहुत धीरे से आपको पकड़ में आती है। And then there is micro lensing, and this occurs when a massive object pass between an observer and a distant light source. And this is a temporary increase in brightness without any visible distortion. Okay. What is an Einstein ring? Einstein ring जो होता है, it's a special case जहां source, lens और observer जो है, they are in a perfectly aligned formation। वो देखा, ये कहाँ और देखा है आपने, ये इसी तरीके से आपका वो होता है सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, जब सन जो है और आपका एक तरीके से एक लाइन में रहता है। तो उसी तरीके से आइंस्टाइन रिंग जो है, ये कब होता है, कब बनता है आपका, ये बेसिकली जब सोर्स ऑफ द लाइट, लेंस जो ग्रेविटेशनल लेंस होता है और जो ऑब्जर्वर होता है जो ऑब्जर्व कर रहा है, एक परफेक्टली अलाइंड होता है, जिसकी वजह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ऑफ द लेंस्ड इमेज हमें देखने को मिलता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और स्ट्रॉन्ग लेंसिंग क्या होता है, दिस बेसिकली प्रोड्यूसेस मल्टीपल इमेजेस ऑफ द सेम सोर्स। एक ही सोर्स का जो है मल्टीपल इमेजेस जो है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है आई टेल यू, 2023 में आया था क्वासार, सुना है आपने क्वासार? ओके। सो क्वासार जो है 2023 में, आई थिंक दिस वाज देयर इन द प्रीलिम्स। और क्वासार जो है, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या होता है क्वासार का, इट्स अ क्वासाई स्टेलर ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वासाई स्टेलर ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों इतना पावरफुल होता है,
इतना ये ब्राइट और पावरफुल क्यों होता है? बिकॉज इट इज पावर्ड बाय अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसके सेंटर में जो ये बेसिकली डिस्टेंट गैलेक्सीज के सेंटर में मिलता है, क्वासार जो है ना, इट इज बेसिकली पावर्ड बाय अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एंड इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनिवर्स में आपको मिल सकता है। ओके, किसी डिस्टेंट गैलेक्सीज के सेंटर में कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है ना, वो इसको पावर करता है। ओके, एंड इट कैन इवन आउटशाइन द इंटायर गैलेक्सी। मतलब जिस गैलेक्सी में बैठा हुआ है ये क्वासार, उस गैलेक्सी को भी आउटशाइन कर सकता है। एंड दे आर फाउंड वेरी वेरी फार अवे, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। और ये जो है बहुत ज्यादा रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज जो है, ये एमिट करता है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेडिएशंस। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, और ये ग्लोइंग डिस्क की तरह दिखता है। क्वासार जो है ये क्या दिखता है? ग्लोइंग डिस्क की तरह दिखता है। ठीक है, और इसका जो एनर्जी आउटपुट है, इट इज वेरी वेरी हाई डिस्पाइट बीइंग स्मॉल। ये गैलेक्सीज के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, लेकिन इसका एनर्जी आउटपुट जो है 100 से 1000 टाइम्स होता है एक आपके नॉर्मल गैलेक्सी का। ओके, इसका नाम क्वासाई स्टेलार क्यों है? स्टेलार क्या होता है? स्टार लाइक। स्टार लाइक मतलब होता है जैसे क्वासाई जुडिशियल बॉडीज होता है ना, दे आर नॉट एग्जैक्टली जुडिशियल, सो दे आर नॉट एग्जैक्टली स्टार्स। सो इसीलिए क्वासाई स्टेलार बोलते हैं। स्टेलार क्या होता है? समथिंग विच एमिट्स लाइट, है ना। सो उस केस में जो है क्वासाई स्टेलार बोलते हैं इसको, विच दे आर स्टार लाइक अपीयरेंस। इनका क्या होता है? स्टार लाइक अपीयरेंस होता है, इसीलिए इनको क्वासार कहते हैं, क्वासाई स्टेलार। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक्चुअली पीवाईक्यू है आपका। आई थिंक वो आया था ना, क्वासार नेब्यूला मैच करने के लिए आया था 2023 में। इन 2023 दे हैड गिवन यू फॉर मैचिंग सेफेड्स, है ना। सो दिस कैन बी आस्क्ड। ओके, फिर से पूछा जा सकता है, अगर पीवाईक्यू है तो इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमी, अगर ग्रेविटेशनल लेंसिंग की हम बात करें, सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इट हेल्प्स मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्क मैटर्स इन गैलेक्सीज by observing how it bends the light from the background objects. It can also be used to study the distant galaxy. Why? Because ये जो gravitational lensing है वो मैग्नीफाई कर देता है लाइट को फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज, और ये अलाउ करता है एस्ट्रोनॉमर्स को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जेक्ट को दैट वुड अदर बी वेरी फेंट टू ऑब्जर्व। मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता है, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से उसका जो शेप है वो बड़ा हो जाता है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट द एक्सोप्लैनेट्स। और ये किस कौन यूज कर रहा है? ये हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है, इट हैज बेसिकली कैप्चर्ड न्यूमरस इमेजेस बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल लेंसिंग फेनोमेना, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन रिंग्स। आइंस्टाइन रिंग से लेके बहुत सारी चीजें इसने की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप इज हैज दिस बीन रिप्लेस्ड? हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या इसको रिप्लेसमेंट हुआ है? यस, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय व्हाट? जेम्स वेब। ओके, सो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं यूरोपियन सोलर मिशन के बारे में। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई सो मेनी सोलर मिशंस ऑल ऑफ अ सडन? एनी आइडिया? ऑल ऑफ अ सडन जो है, अचानक से इतने सारे जो सोलर मिशंस जो हैं क्यों आपके स्टार्ट हो गए? सोलर मैक्सिमा, अंश करेक्ट, साइकिल होती है। ओके, देखिए सन की ना 11 साल की 11 ईयर सोलर साइकिल होती है। 11 ईयर सोलर साइकिल होती है, तो उसमें सोलर मैक्सिमम इज द पीक ऑफ दिस सोलर साइकिल, जहां सन स्पॉट की जो एक्टिविटी होती है, सोलर फ्लेयर्स होता है, और कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब कोरोना से जो है बहुत सारे इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट रेडिएशन। सो ये जो है मैक्सिमम होता है, एंड वी आर एट दैट स्टेज। हम लोग जो हैं सोलर मैक्सिमम 2025 में है। सब समझ में आया अचानक से बहुत सारे कंट्रीज क्यों इंटरेस्टेड हो गए? वाई अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव बिकम ऑल ऑफ अ सडन इंटरेस्टेड इन दिस सोलर साइकिल? बिकॉज सोलर साइकिल के मैक्सिमम पे तो हमारा जो है, अभी हम लोग 2019 में सोलर साइकिल स्टार्ट हुआ था, एंड एट 2025 वी विल बी एट आवर सोलर मैक्सिमम।
ओके, वी विल बी व्हाट एट आवर सोलर मैक्सिमम। तो कैप्चर करने में आसानी आती है सोलर मैक्सिमम में, आपको स्टडी करने में इजी रहता है। ओके, इसीलिए जो है डेटा ज्यादा बेटर आएगा, इसीलिए हम अचानक से जो है हमने आदित्य L1 ये सारी चीजें जो है इस टाइम पीरियड में लॉन्च करनी शुरू कर दी। कितना साइंटिफिक है, यू नो हाउ हाउ ब्यूटिफुल साइंटिफिकली थिंग्स आर डन इन द वर्ल्ड, है ना। यूरोपियन सोलर मिशन की बात करते हैं। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज दे हैव बीन एक्टिवली परसुइंग सेवरल सोलर मिशन, जिसमें प्रोबा 3 मिशन है। अब प्रोबा 3 मिशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इसरो विल बी लॉन्चिंग इट। इसरो जो लॉन्च करता है जनरली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में लॉन्च करता है, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज जो है इंडिया से लॉन्च करवाती है। तो यूरोप का जो प्रोबा 3 आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स जो है, सोलर कोरोना ऑब्जर्वेशन जो है उसको स्टडी करने के लिए वो करेगा। और प्रोबा 3 जो है इट वॉज बेसिकली बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये जो है सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर दिया गया December 5 को अबॉर्ड इंडिया PSLV रॉकेट। अब देखिए दो टाइप के रॉकेट है हमारे पास, एक है PSLV रॉकेट और एक है हमारे पास GSLV रॉकेट। ओके, देर आर टू काइंड ऑफ रॉकेट, वन इज द PSLV रॉकेट एंड द अदर इज ए GSLV रॉकेट। ओके, सो SSLV आई थिंक वो थोड़ा पुराना हो गया है ना। नाउ वी हैव PSLV GSLV। सो PSLV जो है ये क्या करता है, पोलर या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है लॉन्च करता है। वो क्या करता है, पोलर या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करता है। और ये जो है आपका PSLV कितने स्टेज का रॉकेट है? 4 स्टेज का रॉकेट, 4 स्टेज का रॉकेट है। वेयर एज GSLV क्या है, GSLV जो है ये हेवियर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में यूज होता है, और ये जो है 3 स्टेज का रॉकेट। ओके, दिस इज ए 3 स्टेज रॉकेट। और ये जियो सिंक्रोनस, ये जो किस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए यूज होता है। वेरास PSLV इज यूज फॉर व्हाट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए यूज होता है। PSLV छोटे रॉकेट्स के लिए होता है, 1 से 1.5 टन के रॉकेट्स के लिए। GSLV 5 टन के रॉकेट्स जो है वो कर सकता है। PSLV में 4 स्टेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ऑल्टरनेट स्टेज होता है। एक होता है सॉलिड स्टेज, एक होता है लिक्विड स्टेज, फिर एक होता है सॉलिड स्टेज, एक होता है लिक्विड स्टेज। इसमें GSLV में 3 होता है, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। क्या होता है? सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। वो देखा है रॉकेटरी, नंबी नारायण वाला, नंबी नारायण वाला आपने देखा होगा। सो वो जो रॉकेटरी है इसी पे बेस्ड है। ये जो हम क्रायोजेनिक इंजन जो है वो बनाना चाह रहे थे, क्रायोजेनिक इंजन हम बनाना चाह रहे थे, यस। SSLV जो है, व्हाट इज SSLV? ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ओके, ये बेसिकली क्या है, ये स्मॉलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज होता है, और ये अभी बन रहा है, ठीक है। इट इज नॉट वेरी मच्योर। ये बेसिकली स्पेस एक्स के साथ कंपेयर करना, आई थिंक आई सेड इट रॉन्ग, इट वाज अ स्लिप ऑफ अ टंग। SSLV इज द न्यूअर वर्जन जो कि बन रहा है, इट्स नॉट अ ओल्डर वर्जन, इट्स अ न्यूअर वर्जन। सो SSLV जो है ये स्पेस एक्स वगैरह जो है उससे कंपेयर, उसके साथ जो है कंपेयर, हाँ, SLV वॉज द ओल्ड एंड SSLV इज द न्यू। सो SSLV जो है दिस इज बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट मार्केट में कंपेयर compete करने के लिए बन रहा है। और SSLV जो है ना, SSLV ये बेसिकली बहुत जल्दी आप इसको असेंबल कर सकते हो, ठीक है, यस, ताकि इस बड़े लॉन्चेस ना लगे। अब देखिए 100 किलो का सैटेलाइट है, उसके लिए आप इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं PSLV यूज करके, है ना। तो आप क्या करेंगे, SSLV यूज करके आप कर देंगे, ठीक है। सो ये 500 किलो तक लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है डाल सकता है, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द PSLV एंड द GSLV? और इसमें जो है क्रायोजेनिक्स जो इंजन है, क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है वो हमने अमेरिका ने हम पे बहुत प्रॉब्लम्स लगाई थी। उन्होंने क्या किया था, बहुत प्रॉब्लम्स लगाई थी, लेकिन फिर भी जो है हमने किस कंट्री की मदद से बना लिया? क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है इंडिया ने किस कंट्री की मदद से, रशिया के साथ हमने जो है, रशियन हेल्प के साथ हमने इसको बना लिया। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट? इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो 600 से 800 किलोमीटर के करीब होता है, लोअर अर्थ के ऑर्बिट में होता है। और जियो सिंक्रोनस जो होता है वो हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO,
वो हायर अर्थ ऑर्बिट होता है, और वो 35,000 किलोमीटर के रेंज में होता है। और वो जो है कहाँ रहता है, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियली इंक्लाइंड होता है। और ये जो आपका सन सिंक्रोनस होता है, वो कहाँ पर होता है, वो बेसिकली आपका लोअर अर्थ पे होता है, पोलर पोलर एरियाज में आपको देखने को मिलता है ना। तो इसीलिए पीएसएलवी समझ में आया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिकॉज इट विल बी सन सिंक्रोनस, मतलब पोल्स जो है वहां इट विल पास द अर्थ ओवर द पोल्स। ओके, इट विल पास ओवर द अर्थ पोल। वेर एज आपका जीएसएलवी क्या करेगा, वो दूर तक, वो आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट 35,000 किलोमीटर तक पहुंचाएगा। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, आई जस्ट टॉक अबाउट इट। सो अगर आप देखोगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एसएसओ में, सो ये क्या करता है, इट विल पास ओवर द सेम पार्ट ऑफ द अर्थ एट द सेम लोकल सोलर टाइम। ओके, ये क्या करेगा, सेम जो है, सेम पार्ट ऑफ द अर्थ वो सेम सोलर टाइम पे पास करेगा। ओके, और ये जो है आपके वेदर सैटेलाइट, स्पाइस सैटेलाइट जो है, उस पे आप यूज कर सकते हो। और इसका ऑर्बिट कैसा होता है, ऑर्बिट टाइप होता है पोलर, दैट इज इट विल पास ओवर द अर्थ पोल्स। और ऑर्बिट का एल्टीट्यूड कितना होता है, ज्यादा नहीं होता है, 600 से 800 किलोमीटर के करीब होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एलईओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अगर मैं बात करूं जो जीएसएलवी से बड़े रॉकेट्स, हेवियर रॉकेट जिसमें क्रायोजेनिक इंजन है, उससे अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो आपका क्या करेगा, एचईओ में पहुंचाएगा, हायर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगा। एंड इट विल बी ऑर्बिट, इसका कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल रहेगा, मतलब इक्वेटर वाला जो है एरिया, वहां पर रहेगा। एंड ये जो है इक्वेटोरियल और जीरो इंक्लिनेशन पे रहेगा, तो ऐसा लगेगा ना कि आप देखोगे जब कि सैटेलाइट एक जगह फिक्स्ड है, सैटेलाइट जो है आपका ऐसा लगेगा देखने में कि एक जगह फिक्स्ड है। ठीक है, और ये जो है ऑर्बिट एवरी 24 आवर्स, ये क्या करेगा, एवरी 24 आवर्स जो है अर्थ का रोटेशन को मैच करता है, और ये ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ठीक है, सो विच विल बी हेवियर, पीएसएलवी विल बी हेवियर और जीएसएलवी विल बी हेवियर। बिगर कौन होगा इसमें से, पीएसएलवी विल बी हेवियर और जीएसएलवी विल बी हेवियर। ऑब्वियसली जीएसएलवी ज्यादा बड़ा है ना, जीएसएलवी ज्यादा बड़ा है। ओके, ऑलराइट। अब हम वापस आते हैं इस पे, प्रोबा 3 मिशन पे, जो इसरो लॉन्च कर रहा है अपने पीएसएलवी सैटेलाइट से, सॉरी, पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से। सो प्रोबा 3 जो है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली इट विल फैसिलिटेट अप्रोक्सीमेटली 50 आर्टिफिशियल एक्लिप्सेस लास्टिंग अप टू 6 आवर्स। एक्लिप्स मतलब सन जो है, उसको सन के कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए ये क्या करेगा, ये बेसिकली उसको ऑब्जर्व करने के लिए प्रोबा 3 जो है लॉन्च किया गया। सो इसका प्राइमरी गोल है टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, बाय हाउ, बाय ब्लॉकिंग द इंटेंस लाइट फ्रॉम द फोटोस्फेयर। तो ये जो आर्टिफिशियल एक्लिप्स बना रहा है ना आपका प्रोबा 3, ये जो आर्टिफिशियल एक्लिप्स बना रहा है, दिस इज बाय ब्लॉकिंग द इंटेंस लाइट फ्रॉम द फोटोस्फेयर पार्ट, ताकि कोरोना को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। ओके, ऑलराइट। स्पेस जंक अभी न्यूज में था भाई, स्पेस जंक अभी एक्चुअली जापान की जो एक कंपनी है, वो काम कर रही है स्पेस जंक को खत्म करने के लिए। जापान ने एक और काम किया, वुडन सैटेलाइट। ये आपके आई थिंक इन्वायरमेंट टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। सो जापान जो है वो वुडन सैटेलाइट्स भी बना रहा है, और उसके साथ वो क्या कर रहा है, उसके साथ स्पेस जंक को क्लियर करने के लिए एक जो है एक टेक्नोलॉजी वो है वो भी बना रहा है, ताकि क्यों स्पेस जंक, देखिए सैटेलाइट ऊपर जाती है, उसका लाइफ साइकिल जब खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वो जंक ही है ना। या तो वो डेबरी की तरह गिर जाएगा, या वो रोटेट करते रहेगा विदाउट एनी यूज। ओके, सो उसके साथ क्या होता है, कोलिजन रिस्क काफी ज्यादा है, और इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ, हाइटेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विच कैन जनरेट मोर डेबरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केसलर सिंड्रोम। मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट डेबरी की वजह से अगर नया डेबरी क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, केसलर सिंड्रोम। सो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, मतलब पुराने डेबरी की वजह से नया डेबरी जो है आपका, चेन रिएक्शन जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, और स्पेस डेबरी जो है, सैटेलाइट स्पेस मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको भी खतरा देता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या पता है आपको, पता है, अगर एक मैं
छोटा सा पेन भी जो है अगर उसको फेंकूंगा इतने तेजी से जाएगा कि वो आपको एक बुलेट की तरह लग सकता है, क्योंकि इतने स्पीड से जाएगा वो जो एटमोसफेयर में, कि एटमोसफेयर के जैसे वो बाहर जाएगा तो इतने स्पीड से जाएगा। यस, तो इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इवन अ पेंसिल, ओके, तो पेंसिल जो है, ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो। तो आई थिंक थ्री इडियट्स में वो जो था ना कि वो पेंसिल क्यों नहीं यूज किया उन्होंने, पेन, व्हाई डिड दे स्पेंड सो मच ऑफ द मनी, तो क्योंकि अगर पेंसिल की निब टूट जाएगी तो वो जो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा एंड इट कैन बी डेडली टू द एस्ट्रोनॉट्स। ओके, ऑलराइट। सो अभी रिसेंट इंसिडेंट क्या था, चाइनीज लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट जो है, इट ब्रोक अपार्ट इन द एलईओ। तो लॉन्ग मार्च क्या है एक्चुअली, माओ जो है ना, माओ से तुंग जो चाइना का लीडर था, उसने एक लॉन्ग मार्च किया था। ही वॉज फाइटिंग ए सिविल वॉर, हारने लगा था, तो सदर्न चाइना से नॉर्दर्न चाइना तक लॉन्ग मार्च किया था जिसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट मरे थे। सो उसी में लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज बना है, उसी को ऑनर करने के लिए, उस इंसिडेंट को ऑनर करने के लिए लॉन्ग चाइना जोड़ो यात्रा, चाइना जोड़ो यात्रा टाइप्स था। ओके, बट इट वाज वेरी वेरी ब्रूटल। ओके, उसमें 5 लाख लोग, 6 लाख लोग थे, 35,000 बच गए थे, बाकी सारे मर गए। सो उसी लॉन्ग मार्च को ऑनर करने के लिए चाइनीज लॉन्ग मार्च, जैसे हमारा अग्नि सिस्टम है, हमारा पीएसएलवी सिस्टम है, चाइना का क्या है, लॉन्ग मार्च सिस्टम है, मतलब लॉन्ग मार्च सीरीज ऑफ रॉकेट। ओके, ऑलराइट। डेब्री रिमूवल के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, इट हैज कमीशन द क्लियर स्पेस वन मिशन, विच इज स्टार्टेड बाय अ स्विस स्टार्टअप कॉल्ड क्लियर स्पेस। और इट विशेस टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेस डेब्री रिमूवल टेक्नोलॉजीज। और स्पेस सर्वेलांस के लिए लियो लैब्स जैसी कंपनीज काम कर रही है। तो ये याद रखिएगा, क्लियर स्पेस वन, ये स्विस स्टार्टअप है, विच हैज बीन कमीशन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लिग्नोसैट, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड। और ये जो है क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री जो है साथ में मिलके कर रहे हैं। एंड दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, एंड दिस इज टू शो सस्टेनेबल स्पेस टेक्नोलॉजी और वायबिलिटी चेक करने के लिए कितना वायबल है यूज करना इसको एज अ मटीरियल। ओके, एंड इट इज क्राफ्टेड फ्रॉम द होनोकी वुड, दैट इज द मैग्नोलिया वुड, एंड विच इज चूजन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी, काफी ड्यूरेबल वुड होता है। And it is a very small satellite, 900 grams का है, and it is transported aboard the SpaceX Falcon 9 रॉकेट। तो Falcon 9, Falcon सीरीज रॉकेट किसका है, SpaceX का है, ठीक है। Falcon सीरीज रॉकेट किसका है, SpaceX का है। ओके, ओके। ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम V404 सिग्नी। सो V404 सिग्नी क्या है, इट्स अ सिस्टम located 7800 light years away, and it consists of a black hole and two companion star, जिसके वजह से बहुत एक रेयर जो है ट्रिपल सिस्टम बन रहा है, जिसमें एक सेंटर में ब्लैक होल है और उसके साथ जो है दो कंपेनियन स्टार हमें देखने को मिल रहा है। ओके, इसरो का प्लान्ड वीनस मिशन है शुक्रयान। मैंने एक चीज बताई थी आपको क्लास में कि मार्स से भी बेटर वीनस के एटमॉस्फेयर में जो है लाइफ सस्टेन कर सकते हैं हम। मार्स पे तो चलिए प्लान्ड है ही लाइफ डालना, लेकिन उससे भी बेटर वीनस के एटमॉस्फेयर में हमारा जो है, नॉट सरफेस, यस, बट द एटमॉस्फेयर, अर्थ का, यस, ऐसा लगता है कि अर्थ, अर्थ जैसा, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऐसा सोचा गया है कि अगर फ्यूचर में हमें करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वीनस के एटमॉस्फेयर में जो है बड़े बड़े बलून शेप सिटीज, मतलब बलून से बने हुए सिटीज जो है हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो शुक्रयान, शुक्राचार्य इज रिलेटेड टू, ही वाज द दैत्य गुरु जिनको हम कहते हैं, सो ही इज रिलेटेड टू द वीनस प्लैनेट, है ना, तो शुक्र बोलते हैं हिंदी में। एंड शुक्रयान बना रहे, शुक्रयान मतलब वीनस पे जाने के लिए एक हम यान क्राफ्ट बना रहे, वीनस क्राफ्ट, टू स्टडी द वेनुशियन सरफेस, सब सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। और ये 2028 में लॉन्च होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, और अप्रोक्सीमेटली 112 डेज लगेगा इसको। और 4 साल का मिशन है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टिगेट करना है वीनस के सरफेस को और वोल्केनिक हॉटस्पॉट और लावा फ्लो को। ओके, एग्जामिन करना है एटमॉस्फेयर के केमिस्ट्री को और क्लाउड कवर और वेदर पैटर्न को। ओके, इसमें जो है आपको
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, सिंथेटिक अपर्चर रेडार याद है इसरो का निसार, जो नासा के साथ बना रहा था, निसार, इसरो निसार। वो पुराना है, इट्स नॉट अ रिसेंट फेनोमेना, वो पुराना करंट अफेयर्स है, आई थिंक 2021 है ना। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार बना रहा है। सो निसार इज बेसिकली नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इट्स अ जॉइंट सैटेलाइट मिशन जिसमें एडवांस रेडार इमेजिंग जो है अर्थ का लैंड और आइस सिस्टम जो है वो हम देखेंगे। वीनस के लैंड पे नहीं दोस्त, वीनस के एटमॉस्फेयर में बड़े बड़े बलून जो है, लैंड पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, दैट इज ट्रू, बट जो उसके उसका जो एटमॉस्फेयर है वहां पर इट इज वेरी सिमिलर टू अर्थ। फिर इसमें जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हो रहा है रशिया, स्वीडन और फ्रांस के साथ, एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन सितंबर 2024। स्टारलिंक सैटेलाइट इंडिया में आ रहा है, स्पेस एक्स का है, और ये ग्लोबल ब्रॉडबैंड कवरेज जो है ये देता है। और ओवर 7,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स आर ऑपरेशनल, और काफी महंगा है ये। इंडिया में आपको करीब लाख रुपए लगेंगे इसको खरीदने में, और हर महीने आई थिंक 8-9 हज़ार रुपए जो है जो इसमें लगेगा। और ये कहाँ किसके लिए है? ये हाई स्पीड इंटरनेट जो है विदाउट, आपको जैसे अभी क्या होता है, आपके घर में जो ब्रॉडबैंड आता है वो तार के थ्रू आता है, या अगर एयर फाइबर आता है तो वो क्या आता है, वो भी तार के थ्रू आता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको एक सैटेलाइट की तरह डिश जैसे होता है आपका रिमोट एरिया में, वो आप लगा सकते हो। और उसके बाद जहां पर जो है March 11, 2025 में इसको भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जो है, बोथ ऑफ देम दे हैव बीन गिवन द गो अहेड। यस। और इसमें क्या यूज करता है, कू एंड का बैंड, कू एंड का फ्रीक्वेंसी बैंड। सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी बैंड विच आर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो कू बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। का बैंड का होता है 26 से 40 गीगाहर्ट्ज। कू बैंड क्यों यूज होता है, इट इज प्राइमरीली यूज फॉर सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड डेटा कम्युनिकेशन। एंड का बैंड जो है ये हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए यूज होता है, और ये हायर बैंडविड्थ करता है, इनेबल्स फास्टर डेटा। सो स्टारलिंक जो है ये बोथ कू एंड का बैंड पे काम करता है। सो का बैंड बेसिकली आपको कहां पर जो बहुत रिमोट एरियाज है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर कू एंड का बैंड। का बैंड इज फॉर सैटेलाइट इंटरनेट, कू बैंड इज फॉर बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग एंड अदर थिंग। मिनी मून जो है, व्हाट इज अ मिनी मून? इट इज अ स्मॉल एस्टेरॉइड विच इज टेम्परली कैप्चर्ड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी। अनलाइक द मून इट स्टेज इन द अर्थ्स ऑर्बिट फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, और उसके बाद जो है ये अर्थ के ऑर्बिट से एस्केप करके बाहर चला जाता है, एंड इट रिज्यूम्स देयर जर्नी अराउंड द सन। एंड मिनी मून्स आर नॉट परमानेंटली बाउंड टू अर्थ, एंड दे इवेंचुअली एस्केप बैक इनटू द स्पेस। ओके, ये क्या करता है, मतलब बेसिकली कोई एस्ट्रॉइड जा रहा है, ओके, और अचानक से अर्थ की जो ग्रेविटी पुल है उसके अंदर एंटर कर जाता है, थोड़े दिन रहता है, और फिर जो है वो सन के तरफ अपना चला जाता है। रिसेंट मिनी मून जो है नासा के एटलस सिस्टम ने डिटेक्ट किया है, एस्टेरॉइड 2024 PT5। और ये जो है सितंबर से लेके नवंबर तक रहा था। वाई आर मिनी मून सो हार्ड टू सी? बहुत मुश्किल से दिखता है, बिकॉज दे आर टू स्मॉल एंड टू फार अवे टू बी सीन विदाउट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। उसके बाद हीलियम यूजेज इन रॉकेट, तो हीलियम यूजेज इन रॉकेट की वजह से ही सुनीता विलियम्स जो है फंसी थी। सो ये बोइंग का जो स्टार लाइनर कैप्सूल है, बोइंग कंपनी है अमेरिका की, तो उसका स्टार लाइनर कैप्सूल जो है उसमें हीलियम जो है लीक हो गया था। सो वो हमें देखने को मिला था। तो वाई इट हैज बीन यूज्ड, हीलियम क्यों यूज होता है? बिकॉज रॉकेट्स जो है दे कंज्यूम फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर ड्यूरिंग फ्लाइट। हीलियम गैस जो है इट फिल्स द एम्प्टी स्पेस इन द टैंक, जिसके वजह से नेसेसरी प्रेशर मेंटेन होता है। सो प्रेशर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ओके okay? और कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ प्रोपेलेंट्स इनटू द इंजन जाते रहे। एंड हीलियम का बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीलियम हैज अ वेरी वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है हीलियम से रिलेटेड। सो प्लीज रिमेंबर हीलियम हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और वो क्या करता है, एक एज अ एम्प्टी स्पेसेस जो होते हैं टैंक्स में,
आपके रॉकेट्स के उसमें भरने के लिए, यस, बेसिकली डीप्रेशराइज ना हो चेम्बर, उसके लिए यूज होता है। और लीक डिटेक्शन जो है, हीलियम कैन एस्केप थ्रू टाइनी गैप्स और बिकॉज ऑफ इट स्मॉल एटॉमिक साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। और उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज की जाती है लीक डिटेक्शन के लिए। वाई? बिकॉज एस्केपिंग हीलियम कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। ओके। Gases like argon and nitrogen can also be used because they are also inert. They have been experimented, लेकिन helium is the best of all. यूरोप का आरियान 6 रॉकेट है। इट एम्प्लॉयज अ नोवेल प्रेशराइजेशन सिस्टम जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्मॉल पोर्शन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को टू गैस फॉर प्रेशराइजेशन पर्पस। तो इसमें क्या याद रखना, यही याद रखना है कि यूरोप का है आपका आर्यन। हो सकता है यूपीएससी मैच करने के लिए बोलते लॉन्ग मार्च डैश जापान, या वो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा, चाइना होगा, आर्यन डैश नासा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आपसे जो है पूछ सकते हैं। कि पोलारिस डॉन मिशन जो है ये भी न्यूज में था। सो इट्स अ प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर क्या है, स्पेस एक्स का मिशन था ये। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से गया था और ये स्पेस एक्स इन कोलैबोरेशन विद द पोलारिस प्रोग्राम गया था। और ये जो है दिस ट्रैवर्स पार्ट्स ऑफ द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ओके। सो ये बेसिकली व्हाट इज दिस, बेसिकली ये आपका क्या करना चाह रहा था, ये जो स्पेस एक्स का मिशन है, ये स्पेस एक्स का जो मिशन है, ये प्राइवेट जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। देखिए नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं दे आर वेल एस्टैब्लिश, दे आर टेकन फ्रॉम योर यूएस एयरफोर्स। ओके, यूएस एयरफोर्स के होते हैं, उनसे लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना चाह रहा है स्पेस एक्स, ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को जो है, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को उनको रेगुलराइज करना चाह रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, इसको भेजा था। और ये क्या करना चाह रहा है, ये पहला प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है, ये सेवरल फर्स्ट इसमें हुआ था। पहला स्पेस वॉक, पहला बहुत सारी चीजें इसमें हुई थी। और फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक जो है ये हुआ था। दिस वाज नॉट द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस मिशन, उसके पहले भी हो चुका है, लेकिन इसमें जो है फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक हुआ था। ठीक है। और ये जो है दिस मार्क द फर्स्ट एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी बाय अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट। ठीक है। एंड स्पेस एक्स जो है दे टेस्टेड देयर न्यू स्पेस सूट। तो ये याद रखिएगा, पोलारिस डॉन मिशन ये जो है फर्स्ट प्राइवेट स्पेस मिशन जो है पोलारिस डॉन जो है उसके अंडर हुआ। उसके बाद स्पेस एक्स का स्टारशिप वाज इन न्यूज। व्हाट इज स्टारशिप? इट इज अ फुल्ली रीयूजेबल सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट। तो ये याद है न्यू ग्लेन एंड न्यू शेफर्ड, न्यू ग्लेन एंड न्यू शेफर्ड हमने बात की थी, किसका था न्यू ग्लेन और न्यू शेफर्ड? ब्लू ओरिजिन का था। और ये किसका है स्टारशिप? स्टारशिप आपका स्पेस एक्स का है। ओके। सो इट इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट बोथ क्रू एंड कार्गो। दिस इज डिजाइन टू डू व्हाट? ट्रांसपोर्ट बोथ क्रू एंड कार्गो टू अ वेराइटी ऑफ डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग अर्थ, मून एंड मार्स। इसका दो 2 स्टेज डिजाइन है, एक सुपर हैवी बूस्टर है और एक स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है। which is equipped with 6 Raptor engines, और both stages are designed to be fully reusable। बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेस एक्स का स्टारशिप जो है दोनों स्टेजेस जो है दे आर फुल्ली reusable। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके। ऑलराइट, सो ये मेकाजिला क्या है? दीज आर द मैकेनिकल आर्म्स। मैंने बताया ना वो चॉपस्टिक्स की तरह पकड़ा था इसको। रीयूजेबिलिटी कैसे होगी जब वो वापस आएगा ना। सो ये मेकाजिला आर्म जो है ये चॉपस्टिक्स की तरह बेसिकली उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और ये बेसिकली लॉन्च टावर मैकेनिकल आर्म्स है। ओके। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? सो नासा का जो है आर्टेमिस प्रोग्राम है। इज इंडिया पार्ट ऑफ नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम? इज नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है क्या उसका इंडिया पार्ट है? द आंसर इज यस। ओके। सो व्हाट इज दिस आर्टेमिस प्रोग्राम? ब्रिंगिंग ह्यूमंस बैक टू द मून। आर्टेमिस में क्या करना है? ह्यूमंस को वापस जो है लैंड करना है मून पे। ओके। और एक लूनर एक्सप्लोरेशन का हब बनाना है बाय द 2030s। ओके। और उसके बाद जो है मून को एज अ पॉइंट
बैक टू द मून, और मून को एज अ पॉइंट बनाना है टू गो टू मार्स। ओके, मतलब मून आप ऐसे समझो कि एक पिट स्टॉप, जैसे ढाबा होता है ना, हाईवे पे जा रहे ढाबा पे रुक गए, उस तरीके से एक मून जो है बेस होगा, जहां से आप, बेस कैंप होगा जहां से आप मार्स की तरफ जाएंगे। ओके, और इसमें जो है मल्टीपल मिशन है, जिसमें आपका ओरायन स्पेसक्राफ्ट है जो अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट था। उसके बाद जो है 2025 में आर्टेमिस 2 जाएगा, विच विल बी द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट दैट विल ऑर्बिट द मून विदाउट लैंडिंग। उसके बाद ऑर्बिट आर्टेमिस 3 जो होगा, दैट विल बी द फर्स्ट क्रूड मून लैंडिंग। और उसके बाद जो है एक परमानेंट लूनर ऑर्बिट स्पेस स्टेशन दे वांट टू डू। और आर्टेमिस प्रोग्राम जो है उसमें इंडिया जो है वो भी कोलैबोरेट कर रहा है। ओके, इसरो, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये सारे मिलके जो है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की। सो चंद्रयान 3, इट वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च, इट इज द थर्ड मिशन इन द इसरो प्रोग्राम। और ये जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का जो एक्सपीरियंस था उस पर बिल्ड कर रहा था, और सक्सेसफुली ये जो है लूनर साउथ पोल में लॉन्च किया गया था। और ये जो है LVM 3 रॉकेट जो है उसमें था। एंड द थर्ड स्टेज एज यूजुअल क्रायोजेनिक, याद है 3 स्टेज हमने बात की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, है ना। और उसमें क्या होता है, PSLV में क्या होता है, PSLV में 4 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, है ना। ओके, सो ये 14 जुलाई 2023 को हुआ था, लॉन्च हुआ था। एंड ये जो है इसके मिशन कंपोनेंट्स में, सो इसमें शेप पेलोड था। व्हाट इज शेप? इट्स अ स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो अर्थ का जो स्पेक्ट्रल और पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट है, लूनर ऑर्बिट से अर्थ को स्टडी करना, ये शेप का काम है। ठीक है। और विक्रम लैंडर था इसमें, इट वाज टास्क्ड विथ एग्जीक्यूटिंग ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। और प्रज्ञान रोवर था। और प्रज्ञान रोवर क्या था, बेसिकली एक रोवर है, जैसे विक्रम लैंड किया तो उसमें से प्रज्ञान रोवर निकला। ओके, तो वो क्या कर रहा था, इट वाज अ 6 व्हील्ड रोवर, एक व्हीकल था जो लूनर सरफेस पे जो है जाके केमिकल और मिनरल कॉम्पोजिशन जो है उसको स्टडी करना था। ओके, और इसका जो है लूनर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हो गया था। बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। सो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, दिस इज बेसिकली इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा, ईएसए एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और ये जो है ना, ये जो है, यस, व्हाट डू यू विश टू आस्क समथिंग? कोई डाउट है आपको? ओके, एनीथिंग पीछे? ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप किसको रिप्लेस कर रहा है? हबल को। ठीक है। अब इनके नाम पे भी प्रॉब्लम था। नाम क्यों प्रॉब्लम था? बिकॉज इट वाज सेड कि ये होमोसेक्सुअल जो इनके PhD स्टूडेंट्स थे, जेम्स वेब जो आपके एस्ट्रोनॉमर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने होमोसेक्सुअल स्टूडेंट्स को बुली किया था, अपने होमोसेक्सुअल कलीग्स को बुली किया था, और काफी ज्यादा बुली करते थे। तो ये आई थिंक न्यूज में आया था, सो इसीलिए नाम चेंज करने के लिए बोला गया था। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी करना अर्ली यूनिवर्स को, गैलेक्सी फॉर्मेशन को, और स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन को, एक्सो प्लैनेट को एनालाइज करना बहुत दूर दूर तक। ओके, और इट इज पोजिशन नियर द सेकेंड लैग रेंज पॉइंट ऑफ द सन। तो लैग रेंज पॉइंट आपको पता है, व्हाट इज लैग रेंज पॉइंट? डू यू गाइस नो व्हाट इज लैग रेंज? आदित्य, L1 में हमने पढ़ा था, L1 माने लैग रेंज 1। ओके, सो लैग रेंज पॉइंट्स आर पोजिशंस इन स्पेस जहां दो लार्ज बॉडीज की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो बैलेंस आउट हो जाती है। ग्रेविटी जो है दो लार्ज, ना अर्थ की ग्रेविटी काम करेगी ना सन की ग्रेविटी काम करेगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस आउट हो जाता है, जिससे कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है जैसे आपका सैटेलाइट है, दे कैन स्टे इन द स्टेबल पोजिशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, और इसने जो है बहुत सारे डिस्टेंट गैलेक्सीज, रोग फ्रीली फ्लोटिंग प्लैनेट्स जो है, एक्सो प्लैनेट्स, उसको इसने जेम्स वेब टेलीस्कोप को खोज निकाला। ठीक है। सो आई थिंक हेयर वी कैन स्टॉप फॉर द फर्स्ट पार्ट। कल हमारा सेकंड पार्ट, एक और क्लास लगेगा, हमारा सेकंड पार्ट कल सुबह खत्म हो जाएगा।